गोल यही था कि एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाएंगे और इस किस्म का ब्रांड बनाएंगे जो कि इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉग्नाइज्ड हो। तो ये उससे इंस्पिरेशन मैंने ली थी। ये मशीन है, इसके मैकेनिक्स कॉपीड है लेकिन डिज़ाइन हमारा है। ये हैंडल नीचे फील हो रहा है या ऊपर है बहुत ज़्यादा, तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये देखो ना, ये जो स्ट्रेच आया है ना, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया लोगों को कि यार मशीनरी डिफरेंट होती है होम जिम की। अस्सलाम वालेकुम, फहद हेयर फ्रॉम फिटलेक्ट, फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। ये आज का जो पॉडकास्ट है बेसिकली चलता फिरता पॉडकास्ट है और ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं उसामा खान फ्रॉम अल्फा बिल्स, जिनके साथ काफ़ी अरसे बाद हम कोशिश कर रहे थे कोई ना कोई कोलैबोरेशन करें साथ में। सो थैंक यू उसामा भाई, थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम। उसामा भाई जो है तकरीबन 3-4 साल से हम जानते हैं एक दूसरे को जी। और जब से मैं पहली दफ़ा इनकी इस फैक्ट्री में आया था तो आई वॉज फ्लैबरगैस्टेड। मैंने कहा यार इतना ज़बरदस्त काम कराची में, कोरंगी में, कराची के अंदर एक फैक्ट्री में हो रहा है और हमें पता ही नहीं है कि इतनी ज़बरदस्त मशीन्स बन रही हैं। वक्त के साथ साथ फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स जैसे ट्राईफिट हो गया, डेल्टा फिटनेस हो गया, और कौन सा है साइक्लोन फिटनेस हो गया, काफ़ी जगह मैंने इनको माशाल्लाह ग्रो करते हुए देखा। फिर आई हैव बीन इन पर्सनल कांटेक्ट विद हिम टू। तो मैंने इनसे जब बात की तो पता चला कि ये सिर्फ जिम्स में नहीं, ये होम जिम्स में भी माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। मसला सारा ये है, ये बहुत छुपे रुस्तम है, ये बहुत ही लाइज वेरी लो एंड आई वांट हिम टू कम फॉरवर्ड एंड टू टेल पीपल कि यार कितनी इंजीनियरिंग है, कितनी साइंस है एक मशीन की बिल्डिंग में। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कहीं कुछ एक्सरसाइज करने जाता हूँ, किसी मशीन पे एक्सरसाइज करता हूँ तो वाकई लगता है कि यार ये मशीन किसी ऐसे बंदे ने बताई जिसको पता ही नहीं एंगल्स क्या होते हैं और एक्सरसाइज कैसे होती है। बट ही नोज एवरीथिंग माशाल्लाह। बाय प्रोफेशन ही इज़ एन इंजीनियर। और टेक्निकलिटीज़ की तो जब बात करते हो तो इट गोज़ बियॉन्ड मी। मैं कहता हूँ यार इतनी मैथ्स तो मैंने भाई इंटर के बाद छोड़ दी थी, जितनी तुम बात कर रहे हो तो इतनी मैथ्स मशीन में जाती है। आई एम रियली ग्लैड देयर समबडी सो मच कंसर्न अबाउट मशीन मेकिंग। तो हम स्टार्ट करेंगे कि उसामा थोड़ा सा हमें बताओ अपने बैकग्राउंड के बारे में और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम तुम्हारे जो शाहकार यहाँ रखे हैं उन पर ही बात करेंगे और वी इलैबोरेट अपॉन दोस थिंग्स। थैंक यू फहद भाई, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन एंड कमिंग। आपने टाइम निकाला, फैक्ट्री आया हमारे। अच्छा, मेरा बाय प्रोफेशन आई एम, जैसा कि आपने बताया, आई एम बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर और आई एम एन एथलीट सिंस 2009। आई एम कम्पीटिंग इंटरनेशनली एंड नेशनली इन मिक्स मार्शल आर्ट्स। लेकिन कोविड के अंदर एक ऐसा हुआ कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ख़त्म हो गए, फाइट्स वगैरह क्लोज हो गई। तो उस टाइम मैंने इस ब्रांड को थोड़ा सा सोचा, बनाने की कोशिश की। तो उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट करने लगे तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत कुछ था जिसके अंदर मुझे फ़ील हुआ कि बहुत गैप है मार्केट के अंदर। तो क्योंकि मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था तो मैंने स्टडी किया उसको और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारी मार्केट में नहीं हो रही हैं और कुछ तो नहीं, बहुत सारी मैं कहूँगा कि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, गैप्स हैं, नॉलेज की कमी, एक्सपोजर नहीं है। तो फिटनेस इंडस्ट्री तो बहुत वैसे ही पीछे है हमारी, ऑलरेडी बहुत पीछे है। तो मैं खुद ट्रेनर रह चुका हूँ, मुझे अंदाज़ा था उस चीज़ों का। तो कोविड के अंदर मैंने बेसिकली ट्रेडिंग का काम स्टार्ट किया। तो लोगों से मिलना मिलाना हुआ, ट्रेडर्स से, मैन्युफैक्चरर्स से मिलना हुआ। तो फिर पता चला कि यार मशीनरी हमारी तो यहाँ जो बन रही है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है और लोग उसको पसंद भी नहीं करते। क्योंकि मेरा जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ था, बेसिकली मैं ज़्यादातर DHA और इस टाइप के एलीट जिम्स के अंदर मैं ट्रेनिंग्स करवाता था। तो वहाँ की मशीनरी बहुत फ़र्क था, यहाँ की मशीनरी में बहुत फ़र्क था जो लोकली मैन्युफैक्चर हो रही थी। तो उस गैप को मैंने फ़ील किया, उसके ऊपर हमने वर्किंग की। फिर पता चला अच्छा मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ काम आसान नहीं है, इसलिए होता नहीं है और लोग मेहनत इसलिए नहीं करते कि क्लाइंट को नॉलेज नहीं है। तो वो जो बना रहे हैं वो बिक रहा है, तो वो उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उनको वर्किंग की, क्योंकि डेवलपमेंट का हमारे यहाँ एक वो ही नहीं है, हम लोग डेवलपमेंट करते नहीं हैं, उसकी तरफ नहीं जाते क्योंकि हमारे प्रॉफिट चल रहा होता है तो वो उसी में कंफर्टेबल हो जाते हैं, उसी को चलाने लग जाते हैं। लेकिन जब हमने अल्फा बेल्स को बनाने की प्लान किया तो गोल यही था कि एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाएंगे और इस किस्म का ब्रांड बनाएंगे जो कि इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉग्नाइज्ड हो और पाकिस्तान का नाम बाहर जाए। क्योंकि मैं खुद एथलीट था तो मेरी पूरी कोशिश ये थी कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं हमेशा और उसके लिए मेडल्स लेकर आऊं। लेकिन हमने कुछ कम्पीट किया, मेडल्स नहीं ला सके, लेकिन अल्लाह ने मौके दिए। तो उसी इनिशिएटिव के साथ और उसी गोल के साथ हमने इस ब्रांड को बनाया, लॉन्च किया और फिर इसके ऊपर एक अनथक मेहनत है। इस
को लॉन्च करने से पहले मैंने मैकेनिकल का डिप्लोमा किया, मैंने बायो मैकेनिक्स पढ़ा, क्योंकि मैंने बाहर एक्सपोजर था, वहाँ मैं ट्रेनिंग्स करता था, तो वहाँ के जो ब्रांड्स हैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो जिस तरह की हमारी एरोनॉटिकल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे ना लोगों को नॉलेज है, ना उसके आपको डिज़ाइनर मिलते हैं, ना उसके, क्योंकि वो एक इंजीनियर ऐसा होना चाहिए जिसको नॉलेज हो कि गाड़ी कैसे बनती है, ठीक है। तो गाड़ी की उसको शौक भी होना चाहिए, उसको आइडिया भी होना चाहिए, इंजन कैसे डेवलप होता है, इन्वेंट होता है, तो वो सारा हम उस सॉफ्टवेयर के ऊपर डिज़ाइन करते हैं वो लोग। और फिर उस सॉफ्टवेयर में ही बहुत सारी चीज़ें रिफाइन हो जाती हैं। वो सॉफ्टवेयर इतना हाई एंड होता है कि इंजन आप स्टार्ट करके देख सकते हैं, ओके, ठीक है। वो आपको फ्यूल का बता देगा, सारी चीज़ें उसमें जो मसले हैं वो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा। उसके बाद हाँ, वो रियल टाइम सिमुलेटर होते हैं वो सॉफ्टवेयर। उसके बाद वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं फ्लोर के ऊपर। जब सारी चीज़ें डिज़ाइनर्स फाइनल कर लेते हैं, बेसिकली ये डेवलपर इनको कहेंगे या 3D मॉडलर कहेंगे, यहाँ पे मुझे जॉब का आइडिया नहीं है, लेकिन वो लोग इस प्रोसेस को लेके काम करते थे। तो इसलिए उनकी मशीन्स बहुत हाई एंड होती हैं, क्योंकि वो इसको कंपेयर भी इस इंडस्ट्री को गाड़ी या एरोनॉटिकल इंडस्ट्री से करते हैं, और बहुत $multi-billion इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो प्रॉपर इंजीनियर्स हायर होते हैं, डिज़ाइनिंग होती है, इन्वेंशन होती है। तो ये सब चीज़ें जब मैंने देखी तो मुझे बहुत फैसिनेट किया कि यार एक तो एक बहुत बड़ा गैप है जो हम कवर करेंगे, दूसरा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हमें इससे बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। मतलब हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इंजीनियर्स हमारे हर साल, मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो पढ़ के मैंने कभी जॉब नहीं की, क्योंकि बहुत सारा मसले मसाइल थे मार्केट के अंदर, जॉब्स नहीं है, बहुत सारे मसले। तो इससे जॉब्स क्रिएट होंगी, और एजुकेशन जो इंडस्ट्री है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, उनमें भी हम ये नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। भाई सिर्फ मैकेनिकल जो वो पढ़ाते हैं, उसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं मैकेनिकल के अंदर जो स्पेशलाइज करवा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। और उसमें आप आगे बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री बिल्कुल यहाँ पे इमेच्योर है ही नहीं बिल्कुल, और नॉलेज भी नहीं है लोगों को। तो वो ये सारी चीज़ें सोचते हुए हमने इस ब्रांड को की बुनियाद रखी, और एक गोल बनाया कि इंशाल्लाह बाहर लेके जाना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है इंशाल्लाह। उसको देखते हुए इस पे बहुत मेहनत हुई। नहीं, और मैं जहाँ तक उसामा को पर्सनली जानता हूँ, जितनी मेरी बात हुई है इससे, ही इज़ एन एथलीट एज ही टोल्ड हिमसेल्फ। देखें, जैसे अली अब्दाल के कुछ एक दो पॉडकास्ट में अक्सर लोगों को बताता हूँ कि यार एक दो ऐसे गेस्ट आए थे जिन्होंने कहा कि यार आपकी पर्सनालिटी का कोई जंक्चर होता है, जहाँ पे आप 2-3 फील्ड्स जो आपके दिल से करीब होती है ना, आपकी पर्सनालिटी और आपका ब्रांड बेसिकली उन चीज़ों में बनता है। तुम्हारे ब्रांड को मैं देखता हूँ कि यार तुम बेसिकली जब मशीन्स को देखते हो ना, तुम सिर्फ मशीन ही देखते हो, तुम एंगल्स देखते हो, तुम कैलकुलेशंस देखते हो, तुम ऐसा ही बहुत ज़्यादा डिविएशंस पे चले जाते हो, कैसा है कैसा नहीं। उसके बाद बायोमैकेनिक्स, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, बेसिकली मैकेनिक्स इज एवरीथिंग। कि आपके एंगल, फॉर एग्जांपल बाइसेप कर्ल, मैं लोगों को समझाता हूँ कि अगर आप सुपिनेटेड कर रहे हैं, आप प्रोनेटेड करें, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, तो आपकी जितनी भी ग्रिप चेंज होती रहेंगी, आपके कहते हैं कि एल्बो की पोजीशन चेंज होती रहेगी, तो आपकी मसल को बिल्कुल डिफरेंट स्टिमुलस मिलेगा। तो छोटी छोटी नोक पलक होती है जो मैं देख रहा होता हूँ कि यार इस एंगल से कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी मैं जैसे फॉर एग्जांपल बात कर रहा था, हम आगे जाएंगे, तो यहाँ पे रोइंग में, मशीन रोइंग में मुझे एक डिफरेंट किस्म की ग्रिप नजर आई। तो उसके पीछे भी इसकी फिलॉसफी थी कि यार हम MMA में किस तरह अपनी ग्रिप्स को ट्रेन करते थे। तो वो चीज़ मैंने यहाँ इनकॉर्पोरेट की, विच इज़ फैसिनेटिंग, क्योंकि यही चीज़ है जो यहाँ पे नापैद हो चुकी है। वी हैव स्टॉप्ड इनोवेटिंग थिंग्स। हमें लगता है जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे ठीक है, तो हम बड़े कंप्लेसेंट हो गए, और इसी वजह से फिटनेस इंडस्ट्री वैसे ही कंप्लेसेंट है। और लोग जब भी आते हैं तो लोगों को वो बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं। लोगों को मशीनों का ताल्लुक सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से लगता है, जबकि इट्स ऑल अबाउट फंक्शनल ट्रेनिंग। आप फंक्शनली कितना बेहतर हो रहे हैं, उसामा एक्चुअली नोज दैट। और यही मैथ्स, बायोमैकेनिक्स, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर, ये सब का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको अल्फा बेल्स में एक्चुअली मिलता है। तो दिस इज द रीजन अल्फा बेल्स एक्चुअली स्टैंड आउट ऑफ एवरी अदर ब्रांड। बहुत दफा ऐसा हुआ कि मैंने लोकल ब्रांड से बात की तो उन्होंने कहा ये अल्फा बेल्स के पास चले जाएं, वो बना देंगे। मैंने फिर उसामा को बताया, मैंने कहा बड़ी बात है भाई, आप ही बात माशाल्लाह लोग करते हैं। असल में इसमें एक चीज है रिस्क टेकिंग। हमारे यहाँ लोग रिस्क नहीं लेते। वो कहते हैं यार एक चीज हमने बना दी, बिक रही है, ठीक है, अब इसमें डेवलपमेंट की हमें जरूरत ही नहीं है। एक चीज चल पड़ी है, पैसे भी आ रहे हैं, तो इसमें मैं डेवलपमेंट करके अपने क्यों दिमाग खराब करूं। ठीक है, हमारे साथ भी बहुत दफा होता है, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कभी कभी हेजिटेट हो जाते हैं, यार हर वक्त नई चीज ला रहे होते हैं, हर वक्त नई चीज ला रहे होते हैं। तो थोड़ा नहीं, मैं कहूँगा अगर मैन्युफैक्चरिंग साइड पे देखें तो बहुत मुश्किल है उसको हैंडल करना, उसको फ्लोर पे इनकॉर्पोरेट नई चीज लेकर आना, फिर चेंजेस करना, ये बहुत टफ और कंटिन्यूस वर्क है, जिससे मैंने देखा है वो लोग नहीं घबराते बाहर। ठीक है, तो
जैसे आपने मसल की बात की ना कि हर ग्रिप अलग है, तो इसमें मैं थोड़ी सी आपको एडिशन करूं कि मशीन्स यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है लोगों का वो ये है कि मशीन एक सिंगुलर मसल के लिए बनाई जाती है और आइसोलेटेड मसल के लिए होती है, और बॉडी बिल्डर टारगेटेड मसल के लिए मशीन बनाई जाती है। अब दुनिया इतनी एडवांस होती जा रही है कि आपकी बॉडी मूवमेंट के हिसाब से एंगल्स बन रहे हैं, और वो एंगल फिक्स्ड एंगल्स नहीं है। जिस मतलब हर साइंस अब तरक्की कर रही है ना, तो मशीनरी में इतनी तरक्की हो रही है कि वो जो एंगल आपका अंदर आएगा ना, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बंदे का सेम आए। किसी की एल्बो स्ट्रेट होती है, किसी की डिफरेंट होती है, किसी का डिफरेंट पोस्चर होता है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया कि आप फ्री मोशंस मशीन्स बनाई हैं जो आपके मसल के हिसाब से चलेगी। मशीन आपको नहीं चलाएगी कि यूं ही चलना है, सीधा चलना है, ठीक है। तो मशीन आपको आपकी बॉडी के हिसाब से मूव करेगी, वो लिबरेट रखेगी आपको बेसिकली। तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, हम लोग उसी पुरानी टेक्नोलॉजी में फंसे हुए हैं। बेसिकली हम लोग इन्वेंट तो करते नहीं है, ठीक है। डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट था नहीं, जो कॉपीज बाहर से मशीनें आती थी उनको कॉपी करके, और अभी भी अगर आप मेजॉरिटी जिम्स में चले जाएं तो कॉपीज पड़ी हुई हैं, और वो भी लाइफ फिटनेस की 80s की 90s की इतनी पुरानी मशीन्स की कॉपीज अभी तक चल रही हैं, क्योंकि न्यू मशीन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। न्यू मशीन आएगी तो उसको कॉपी करेंगे। अच्छा, ये कॉपी से एक मैं अपने स्टार्टिंग का आपको एक वो बताता हूँ स्टोरी, कि हमने जब अल्फाबेल स्टार्ट किया तो हमें मसला ये हुआ, स्टार्टिंग हमने मॉड्यूलर सिस्टम से किया था। तो ये टफेस्ट फील्ड है जिम इक्विपमेंट के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, ठीक है। हमें एक मिलीमीटर नैनो मिलीमीटर के अंदर काम करना होता है, ठीक है। तो उसमें जब हम काम करने गए, जब हमने हायरिंग शुरू की तो मसला आने लगा। वो कहते हैं भाई मशीन ला के दो, पैसे थे नहीं, मशीन कहाँ से ला के देंगे आपको। तो मशीन देखे बना हम बना नहीं सकते। तस्वीर में तो हर बंदे की अपनी वो होती हैं बातें कि यार तस्वीर से तो यूं हो जाएगा यूं हो जाएगा, और गारंटी नहीं दे सकते, बना देंगे, प्रोटोटाइप ला के दो तो फिर हम बनाएंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक माइंड शुरू से मैकेनिकल की तरफ ज़्यादा था। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसलिए की थी कि मेरा मैकेनिकल में हुआ नहीं था एडमिशन, ठीक है। तो मैंने कंप्यूटर ले ली थी, उस टाइम की ज़्यादा चल भी रही थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मैंने उस टाइम कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले ली थी, लेकिन बचपन से मुझे मैकेनिकल का बहुत शौक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लर्निंग की, मैंने मशीनें चलाना खुद सीखी, ग्राइंडर चलाना सीखा, वेल्डिंग करना सीखी, मशीन चलाना सीखी, सारी चीज़ें सीखी। और फिर मैंने पूरा डिस्प्ले सेंटर अपना, पहले फैक्ट्री दूसरी थी हमारी, वहाँ पे पूरा डिस्प्ले मैंने तैयार किया, अपने हाथ से सारी मशीनें बनाई थी मैंने, ठीक है। सारी वेल्डिंग खुद की, सब काम मैंने खुद किए थे। फिर प्रोटोटाइप्स उनको खड़े करके दिए, फिर मैंने हायरिंग शुरू की। फिर मैंने कहा यार ये बनाना है फिर हाँ ये तो बन जाएगा, कॉपी बहुत इजीली हो जाती। फिर हमने थोड़ा लड़के हायर किए स्टार्टिंग में। फिर हमने क्या किया, फिर हम डिप्लोमा होल्डर्स को हायर करना हमने स्टार्ट किया, उनकी ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की, ठीक है। फिर हमारे पास अब जितने लड़के हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे यंग हैं, मेरी एज के हैं, और सब डिप्लोमा होल्डर हैं, सारे एजुकेटेड लड़के हैं। उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि यार ये मशीन जब बनती है तो उसकी सारी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उनकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि आप जब यहाँ कोई नया काम करने जाएं तो आपको स्किल लेबर नहीं मिलती यहाँ पे, सही बात है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में। फिर उसके बाद रिसोर्सेज का है, मतलब मटेरियल सोर्सिंग है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे बात करेंगे। तो हर चीज़ में हर्डल है यहाँ पे पाकिस्तान में। अभी बेसिकली मैं तुम्हें चाहूँगा कि तुम थोड़ा सा ज़रा सराउंडिंग में दिखाओ। हम इनकी बेसिकली फैक्ट्री में हैं, और ये इनका एक तरह से डिस्प्ले सेंटर ही समझें आप। और हमने इस वीडियो के लिए इनको कहा था, इनको रिक्वेस्ट की थी कि कुछ ऐसी मशीन्स जो अभी आपकी मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं, जो बेसिकली रेडी टू बी डिलीवर्ड है, तो हम थोड़ा सा उस पर डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। तो ये तकरीबन कोई 4-5 मशीन आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, और आप बैक पे दिखाओगे तो तकरीबन आपको 2-3 मशीनें यहाँ, ये ओपन ट्रैप बार है। और हमारा इरादा ये है कि हम एक एक करके एक एक मशीन की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा उसके पीछे साइंस पूछेंगे उसामा से, और उसके पीछे बनने वाली मैथ्स के बारे में थोड़ी डिटेल लेंगे, क्योंकि जब ये मैथ्स में घुसता है ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि हाँ यार ये एंगल है, ये इसकी हिस्ट्री है, अगर ये कॉपी भी की गई तो कैसे कॉपी की गई है, इसने क्या इनोवेशन लेकर आया। तो मेरा हाल, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ना, तो वो इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसने मुझे बड़ा फैसिनेट किया है। ये इधर लेकर आना, जिस ग्रिप की मैं बात कर रहा था, ये ग्रिप जो है ना, इसने मुझे फैसिनेट किया। लोगों ने जिम में देखा होगा, इस मशीन पे 10 दफा एक्सरसाइज की होगी, लेकिन इस ग्रिप से एक्सरसाइज मैंने पूछा, आप ये बताएगा उसामा के व्हाई दिस ग्रिप। अच्छा, इसमें ये जो गर्थ है इसका, ये जो स्फेयर है, ये बड़ा छोटा भी हो सकता है, इसमें सारी अटैचमेंट्स हैं इसके पास, बट व्हाई दिस,
ऐसा ही क्यों? क्योंकि बहुत सारी ग्रिप्स देखी है मैंने, ये ग्रिप आज तक नहीं देखी, लेकिन इट फील्स डिफरेंट। सो व्हाई दिस? अच्छा, इसके पीछे भी क्योंकि हम एमएमए की ट्रेनिंग करते थे तो हम लोग ग्रिप्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। हम गी में ट्रेनिंग करते थे ग्रैपलिंग के लिए, जूडो के लिए। तो गीज पकड़ने के लिए आपकी ग्रिप्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ की पूरी बोन्स हमारी डैमेज हो जाती थी, ग्रिप्स नहीं होती थी, क्योंकि खिंचमता नहीं होती है तो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट तरीके निकालते थे पुलअप्स में, और डिफरेंट मतलब घी लटका दी, टॉवल लटका दिया, उस पर ग्रिप करके आप पुलअप कर रहे हैं, तो ग्रिप्स के लिए बहुत वर्किंग करते थे। उस टाइम हम इस तरह की कोई गोल चीज या डंबल को पकड़ के उठा रहे होते थे, उसको उठा के रखते थे ऐसे पकड़ के, हवा में स्क्वाट किया हुआ है, तो ग्रिप्स के लिए काम करते। तो ये उससे इंस्पिरेशन मैंने ली थी। तो इसमें डिफरेंट डायामीटर आपके हाथ के हिसाब से बन जाएंगे, और ये बेसिकली आपको फील इसलिए डिफरेंट हो रहा है कि इसमें कंटिन्यूअसली आपको एफर्ट करनी पड़ रही है अपने ग्रिप को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो आपको एक डर है कि यार स्लिप ना हो जाए, ठीक है, तो वो एक और एक्टिवेशन है आपकी मसल की और ब्रेन की, ठीक है। तो ये इसलिए आपको मजा, ये चीज बेसिकली हम खास तौर पे ड्वेन द रॉक जॉनसन और इस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं ना, तो मैंने उसको देखा था कि वो टॉवल पुल अप करता है। टॉवल पुल अप सही है। तो टॉवल पुल अप मैंने भी करने शुरू किया, और वाकई उसके बाद जो उंगलियों की हालत होती है ना, कि आप अगर अपना 75-80 केजीज कर रहे हैं, तो आई मेक श्योर कि यार कम से कम महीने में 2-3 दफा मैं जरूर करूं, या अपने आप को टेस्ट जरूर करूं। तो वो फीलिंग मुझे यहाँ आई, क्योंकि डेफिनेटली उसमें ये होता है कि अच्छा उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ भी अच्छी है, और वो टीच भी करता है, काफी ज्यादा प्रीच भी किया उसने, और साइंस भी ये कहती है कि आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है आपकी लॉन्जेविटी को डिटरमिन करने के लिए। तो लोग यही कमजोर होते हैं जिसकी वजह से पुल अप नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते। तो ये डिफरेंट अटैचमेंट्स जो है ना, ये आपको चैलेंज करती हैं, खासतौर पे जब आप फार्मर्स कैरी करते हैं, और आप प्लेट्स को फार्मर्स कैरी करें अपने उंगलियों से, तो वो भी आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ को बेहतर करती है। तो दिस इज द फंक्शनल ट्रेनिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। इट्स नॉट अबाउट बॉडी बिल्डिंग, इट्स अबाउट बिल्डिंग योर इनर स्ट्रेंथ फ्रॉम योर वेरी फिंगर्स। अच्छा, तो थोड़ा सा प्राइस को भी हमें देखना पड़ता है। लोकल मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज मिलते हैं सेलिंग के, क्योंकि हमारे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं लोकल मार्केट से। तो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है हमें बिजनेस करने में। तो उसकी वजह से हमने इसमें आपकी रेंज ऑफ मोशन मेंटेन रखने के लिए यहाँ फोल्डेबल फोर्स दिए हैं। तो ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी में नहीं गए, जा सकते हैं लेकिन हम नहीं गए। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, जो ओल्ड स्कूल रोइंग है ना, उसमें लोग प्रेफर करते थे आगे जाने को, ठीक है, बेंड करते थे, ठीक है, हाँ, आर्नल्ड के जमाने में उस टाइम वो करते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्टडीज आती गई और वो होता गया, एडवांस होता गया, तो लोग सीधा बैठ के करने लग गए। लेकिन अभी भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि फुल रेंज ऑफ मोशन में जाने के लिए, क्योंकि इसको रोइंग कहा इसलिए जाता है कि रोइंग में ये मूवमेंट होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो मैं जो करता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि ये बेसिकली आगे वाली जो मूवमेंट है ना, ये आगे वाली मूवमेंट को अपने लैट्स को स्प्रेड जरूर करूं। सही हो गया ना, तो ये स्प्रेड, ये मैं जानबूझ के थोड़ा सा आगे आता हूँ, ये स्प्रेड हो गया, ऊपर जाके एक जगह पे स्कैपुला को रिट्रैक्ट करके यहाँ से फिर आप ऊपर लेकर आते हैं। तो ये जो रेंज ऑफ मोशन है ना, ये बड़ी जरूरी होती है। एंड देन दिस, हाँ, पीछे रह जाना। देखिए, आपका पूरा रेंज ऑफ मोशन बन रहा है क्योंकि आप लंबे हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन मेरे हाथ शॉर्ट हैं, टांगे शॉर्ट हैं, तो मैं यहाँ से टच होने लग जाता है, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन नहीं बनती। तो आप यहाँ पे फिर प्लेटफॉर्म पे पैर रख के और पीछे जा सकते हैं, मतलब आपने ये लिया, सही है, सही है, सही है। अब मैं पूरी अपना बना सकता हूँ। तो जो एडजस्टमेंट फुट रेस्ट पे होनी थी वो यहाँ पे हमने मैनुअल दे दी फिलहाल। सही है। ये एक अलमिया है हमारा, तो ये नॉलेज होगी तो लोग इस पे काम करेंगे। हम लोग अच्छी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर अफोर्ड कर भी सकते हैं, सिंपल सी बात है कि हमारे यहाँ जो कल्चर है ना, वो बेसिकली खर्चा और इन्वेस्टमेंट में हम फर्क नहीं देखते। ये चीजें जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट्स है। अगर आपने एक दफा एक चीज ले ली और इन्वेस्ट कर लिया, तो ये तो लाइफ लॉन्ग चीज है ना। मेरा नहीं ख्याल ये वो चीज है जो एक दफा आपके घर में लग गई या जिम में लग गई, फिर आपको सिर्फ मेंटेन करनी है, जिंदगी भर चलेगी। मुझे तो अक्सर ये होता है कि यार इतने सारे लोग मशीनें बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इतनी खपत है, लेकिन माशाल्लाह दुनिया चल रही है भाई, प्लेट्स बन रही है, सब कुछ बन रहा है। तो दुनिया बहुत बड़ी है और खपत कभी कम नहीं होने वाली। अच्छा, ये जो है, ये दो एक जैसी मशीन है। हाँ, ये दोनों फंक्शनल ट्रेनर्स हैं हमारे। सही है। तो ये मॉड्यूलर सिस्टम है, ठीक है, और ये कनेक्ट भी हो जाते हैं, इसमें डिफरेंट शेप्स भी बना सकते हैं। मुझे बताया कि ये स्टैंड अलोन जी एक रो भी हो सकती है। हाँ, ये इसमें भी सिंगल पुली टावर हो सकता है। हाँ, ये सिंगल पुली टावर है, ठीक है। ये बेसिकली इसमें आप जी चेस्ट केबल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरी चीज, ये एक साथ
एक साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। और ये भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो मैं आपसे एक सिंगल पुली टावर ले सकते सिंगल ऑर्डर कर सकता हूँ जी, वरना तो ये पूरा टावर जी, पूरा और ये टावर पूरा होगा तो उसमें फिर उसमें एडिशनल चीजें आप कर सकते हैं। मतलब पूरा होगा तो ये स्क्वाट रैक भी है, ये पुल अप बार भी है, ठीक है, बेंच लगा के आप बेंच प्रेसेस कर सकते हैं। इसमें जे कप्स लग जाते हैं जिससे लगे हुए हैं, ये डिटैचेबल अटैचमेंट्स होती हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये आपने जिस हाइट पे लगानी है आपने इसको लगाया, ठीक है, और बार रखी ट्रेनिंग की, बेंच लगाई, बेंच हटाई, स्क्वाट्स के लिए आप जे कप पे बार रखें। और मतलब इसमें बहुत सारी अटैचमेंट्स आती हैं, लिवर आर्म्स हैं इसके, स्पॉटर आर्म्स हैं, और बहुत सारी अटैचमेंट है। तो ये मॉड्यूलर सिस्टम है। बेसिकली हमने स्टार्ट इसी से किया था, स्क्वाट रैक से। बेसिकली ये होम जिम्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे कोविड के अंदर। तो इंटरनेशनली भी ये कोविड में स्टार्ट हुआ था। गैराज जिम्स के नाम से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था यूएस में, गैराज जिम्स, हाँ, ठीक है। तो वो लोग, उनके पास क्योंकि गैराजेज होते हैं और वहाँ गाड़ियाँ पार्क करते हैं तो जगह नहीं होती थी। तो मॉड्यूलर सिस्टम में क्या हुआ कि वो फोल्डेबल और बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट उन्होंने बनाना स्टार्ट किया जो अलमारी की तरह फोल्ड हो जाते हैं दीवार पे, ठीक है। कम से कम जगह लें, ये बेंच खड़ी करके दीवार पे रख दी, स्टोर कर दी, और फिर जब ट्रेनिंग करनी हो तो गाड़ी बाहर निकाली, इसको खोला और ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये होम जिम तब स्टार्ट हुआ था कोविड के अंदर, पॉपुलर हुआ था। तो हमने भी कोविड के अंदर बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह होम जिम बनाए। हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया लोगों को कि यार मशीनरी डिफरेंट होती है होम जिम की, ठीक है। क्योंकि होता ये था कि ट्रेडर बड़ी बड़ी जो जिम की मशीनें होनी चाहिए वो घरों पे दे रहे थे, और क्योंकि क्लाइंट को नॉलेज नहीं है कि घर पे मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग तो करनी नहीं है। और फिर घर में एक कमरा होगा आपके पास जिसको आप डेडिकेट कर रहे होंगे बड़ी मुश्किल से जगह निकाल के। बहुत घिसी पिटी मशीनें होम जिम के नाम से होती है, वो तो जो पुरानी मशीनें आती थी ना होम जिम के नाम से, वो बेसिकली उसमें एंगल जो थे ना वो आपको रिस्ट्रेंट करते थे, ठीक है। वो मल्टीपल चीजें एक ही मशीन में हो रही होती थी जिसकी वजह से आप प्रॉपर एक मसल को टारगेट नहीं कर सकते थे। तो ये मॉड्यूलर सिस्टम जब बने तो इसका कॉन्सेप्ट यही था कि है कमर्शियल स्टैंडर्ड की, और इसमें सारे काम वो हो सकते हैं जो आप एक प्रॉपर मशीन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिटैचेबल है सब कुछ। आपने इसमें फर्ज करें क्रॉस केबल की जगह एक मशीन आपने बनानी है, लेवर आर्म लगा दें आप इसके अंदर, तो उस लेवर आर्म के अंदर फिक्स लेवर्स होते हैं, वो हमारी वीडियोज हैं उसमें आप देखें। तो फिक्स लेवर में आपकी बहुत सारी मशीनें बन जाती है, पेंडुलम स्क्वाट बन जाता है, क्रॉस ओवर बन जाता है। बड़ी बात ये कि ये बिल्कुल बेसिक ढांचा है जी, इसके ऊपर एडिशन होती हैं, इसके ऊपर अटैचमेंट्स होती हैं, और मतलब ये समझ लो कि ये बेसिक है और उसके बाद सब कुछ आप कर सकते हैं इस पे। आप स्क्वाट्स भी है, डेडलिफ्ट भी हैं, रोइंग भी है, सब कुछ हो सकता है। अब जैसे आपने यहाँ पे क्रॉस केबल किया था ना, तो कुछ लोगों के लिए ये ग्रिप छोटी है, मतलब करीब है, ठीक है। घर के लिए तो चल जाएगी, आपका क्रॉस केबल हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग प्रेफर करते हैं वाइड करें, तो वो फिर फंक्शनल ट्रेनर ले लेते हैं, ठीक है। फंक्शनल ट्रेनर में वाइड ग्रिप हो गई। लेकिन फिर जिम में कुछ लोग होते हैं कहते हैं यार फुल क्रॉस केबल चाहिए जो बहुत वाइड होती है, तो इसमें वो भी कर सकते हैं आप ये साइड पकड़ें, ये दो मिला लें और ये साइड पकड़ें, ये फुल क्रॉस केबल हो गई। हाँ सही, पूरा आपके पास हो गया ये। ओके सही है। तो ये वाइड ग्रिप हो गया। ये बहुत ज्यादा एडवांस मशीन्स हैं ये। सही है। ये मॉड्यूलर सिस्टम में आपके पास जैसी जगह होगी, घर है, कमरा है, उसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। जिम है तो जैसे आपने साइक्लोन फिटनेस का नाम लिया, वहाँ आप जाएं, वहाँ हमने 35 फीट बाय 28 फीट का मॉड्यूलर सिस्टम लगाया, और ये लार्जेस्ट मॉड्यूलर सिस्टम है पाकिस्तान का। उसके अंदर तकरीबन 16 मशीन्स एक ही मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर है, ठीक है। और एट अ टाइम उसके अंदर 30 पीपल ट्रेन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो बहुत बड़ी फुटप्रिंट है, लेकिन बहुत ही आउट क्लास है। उससे आपके जिम का एम्बियंस अलग आता है, ठीक है। एक लगता है कि यार कोई चीज रखी हुई है जिम के अंदर। ये जो बेंच है यार, इसको करीब से दिखाना, बिल्कुल बेंच है भाई। हाँ, ये बेंच अभी हमने लॉन्च की है और ये अभी ऐड देखा, डिजाइन की है। व्हाट्स डिफरेंट अबाउट दिस? अच्छा, बेसिकली ये कलर बहुत सेक्सी है। हाँ, कॉन्सेप्ट हमारा, इसका नाम भी माउंटेनियर है, अच्छा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी हमारा माउंटेन्स से है, इस पे लोगो भी आप देखें तो माउंटेन्स बने हुए हैं, ठीक है। ये बेंच हम डिजाइन हमारा है पूरा, ठीक है। इसके जो मैकेनिक्स हैं लाइफ फिटनेस से इंस्पायर्ड है, ठीक है। लाइफ फिटनेस की एक बहुत ही एलीट बेंच है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। अगर पाकिस्तानी मार्केट में इंपोर्ट करेंगे तो 6 लाख की सिर्फ ये बेंच है, ओके, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा ये कुशन अलग से एडजस्ट होता था, ये अलग से होता था, लेकिन लाइफ फिटनेस ने ये किया, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि ये आप एडजस्ट करेंगे तो आगे वाला एंगल खुद एडजस्ट हो जाएगा, सही, ठीक है। वो मैकेनिज्म हमने इसमें रखा है, और ये फुल कमर्शियल है। मतलब ये इतनी सॉलिड है कि इसमें आपको जितना भी वेट लगा लें फील नहीं होगा, बेंच हिलेगी नहीं,
ठीक है। और दूसरा, इसकी हाइट आप देख रहे होंगे बहुत कम लग रही होगी आपको। हाँ, उसका भी मैं बताता हूँ आपको, वो हमने क्यों कम रखी है। ये भी लाइफ फिटनेस की बेंच में मैंने देखा, और किसी ब्रांड में नहीं देखा मैंने। तो लाइफ फिटनेस ने इस पे वर्किंग की थी, उनके जो इंजीनियर्स थे, एथलीट्स थे उनके साथ। तो बेसिकली जो हमारा सिटिंग पोस्चर है ना, वो 18 इंच का स्टैंडर्ड होता है। सही है। कुर्सी का, बेड का 18 इंच का होता सही है। है। लेकिन क्योंकि ये इस बेंच में हम बहुत सारे वर्कआउट लेट के कर रहे होते हैं या बैठ के कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा डंबल्स जब आप फ्लाई करते हैं हाँ। बेंच पे, तो आपको फेंकने पड़ते हैं, फिर उठाने के लिए झुकना पड़ता है। इसमें आपको झुकना नहीं पड़ेगा। ये देखिए हाथ पहुंच गया, मेरे पहुंच गया, तो आपके तो बहुत इजीली पहुंच सही है, जाएगा। सही है। ठीक है। तो आपने बेंच आराम से डंबल्स उठाए, ट्रेन किया और आराम से रख दिया। तो ये इसकी हाइट इसलिए कम रखी जाती है जिम बेंच की। हाँ, और ये खास हमारे यहाँ उसको उसी स्टैंडर्ड पे बनाया जाता है या ज्यादा ऊंचा बना दिया जाता है। खास तौर पे उसके लिए बड़ी अच्छी है ये जो हम वो करते हैं ना। हाँ, बल्गेरियन स्प्लिट लंजेस के लिए। तो ये बड़ा अच्छा एंगल है, क्योंकि बहुत दफा आपकी बेंचेस बड़ी ऊंची बिल्कुल होती है ऐसा तो ही। उसमें नहीं हो पाता वो। सही है। अच्छा, इससे पहले हम किसी और चीज पे आए, आई वांट टू डिस्कस दिस जायंट। यार ये इतनी फेवरेट मशीन है ना, मशीन तो नहीं मतलब इक्विपमेंट है, बार है ये, बार। ये बार है बेसिकली, और ये बहुत भारी होता है। इट्स 35 kg। जी 35। सही है। और इसको अभी मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। मैं रेडी तो नहीं हूँ अभी कुछ उठाने के लिए। ये जो चीज़ है ना, बहुत दफ़ा लोग डेडलिफ्ट्स करते हैं, रोइंग करते हैं, और उनको लोअर बैक के इश्यूज होते हैं। ठीक है। ये बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ ये है, सबसे पहले तो ये न्यूट्रल ग्रिप है। सही है ना, आपको प्रोनेट करना ना सुपिनेट करना है, क्योंकि आप जब नेचुरली खड़े होते हैं तो नेचुरली आप ऐसे ही खड़े होते हैं। मतलब अगर आप देखें मैं ऐसे ही खड़ा होता हूँ, और जब आप से प्लेट लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना पड़ता। आप तकरीबन थोड़ा पार्शियल रेंज ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं, और जब नीचे जाते हैं तो आपकी लोअर बैक थोड़ी सिक्योर होती है। तो खास तौर पे जब आप वो करना शुरू कर रहे हैं, कोई भी डेडलिफ्ट्स ट्रेन करना शुरू कर रहे हैं, तो मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आपके जिम में ट्रैप बार है तो उससे स्टार्ट करें। लेकिन यहाँ पे ये ओपन ट्रैप बार है। ओपन ट्रैप बार। ओपन ट्रैप बार की क्या वजह है और इसकी क्या फैसिलिटी है जो कि नॉर्मल ट्रैप बार्स में नहीं होती है? अच्छा, ये भी जब ओपन पहले ट्रेडिशनल ट्रैप बार्स आती थी, ठीक है। ट्रैप बार बेसिकली डेडलिफ्ट्स के लिए बनी थी, या फिर इसमें लोग वेट डाल के वॉक करते थे। हाँ, ठीक है, फार्मर कैरी के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। उसमें क्या होता है कि एक तो बहुत बड़ा मसला इसमें होता है, जो ट्रैप बार में होता है वो बेसिकली ऐसे लेटी हुई होती है जमीन पे। हाँ, ठीक है। तो आपको वेट डालने के लिए उठाना पड़ता है उसे। हाँ। ठीक है। तो एक तो बहुत बड़ा मसला इसने हल कर दिया कि ये स्टैंड है। सही है। स्टैंड हो जाता है। ठीक है। आपने यहाँ प्लेट्स लगाई, ठीक है, और फिर आपने जो ग्रिप चाहिए आपको, इसमें डुअल ग्रिप्स सही है, सही है। ठीक है, नर्ल्ड है पूरी। तो जिस ग्रिप को आप प्रेफर करते हैं उस तरफ आपने रखी, तो ये ऑलरेडी ऊंची आ जाएगी। ठीक है, प्लेट्स पे आ जाएगी। फिर जब हम स्क्वाट करते हैं तो ट्रैप बार आपने देखा होगा वो पीछे टकराती थी। हाँ, 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 तो स्क्वाट सही नहीं होता था, तो हमें थोड़ा सा यूं एडजस्ट करके फिर करना पड़ता था। सही है, सही है, सही है। ठीक है। तो ये आपकी बैक पे बहुत लोड आता है, एक तो प्लेट लोड करते हुए और फिर स्क्वाट करते हुए। अगर मैं इससे स्क्वाट्स करूं, इससे आप बहुत इजीली कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से प्लेट टच हो जाएगी, जी। फिर हम ऊपर आएंगे, ये प्लेट टच हो जाएगी, ये ऊपर आएंगे, और अगर मैं comfortably करेंगे और इससे। अगर मैं डेडलिफ्ट करता हूँ तो फिर यहाँ से आ जाएगा। जी। एंड अगर मैं आरडीएल करता हूँ, रोमेनियन डेडलिफ्ट, तो उसमें बहुत क्रेजी स्ट्रेच एंड देन यू कैन कम अप। और इसका यार, वेट जो है ना, ये मैं घर लेके बिल्कुल जा रहा हूँ। प्रिसाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका वेट। मेरे पास बिल्कुल आपको एक देंगे मेरे पास प्लेट्स हो ना हो, मैं घर लेके जा रहा हूँ। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल पीस ऑफ इक्विपमेंट। बहुत कम जिम्स में ये होता है, लेकिन जहाँ होता है मैं उस जिम को कहता हूँ कि यार उस जिम को तमीज है। और इसमें देखें ये स्टेनलेस स्टील के नर्ड ग्रिप्स हैं, ये भी स्टेनलेस स्टील की है, रोटेटेबल कॉलर्स हैं इसके। तो ये आपकी रिस्ट पे स्ट्रेन नहीं देता, या बार पे आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है। वेट लगा के भी आपको फील नहीं होगा कि यार एक तरफ गिर रहा है या मसले मसाइल होते हैं बार्स के अंदर। सही है, सही है। दिस इज सिसी स्क्वाट, राइट? दिस इज सिसी स्क्वाट जी। ये भी आपने यहाँ बहुत कम देखी होगी। ये हाँ वाकई, इसको एडजस्ट करेंगे आप। ये भी बहुत मजे की मशीन है। हाँ, बहुत दफा लोग जब स्क्वाट कर रहे होते हैं ना तो उनकी हालत टाइट हो जाती है, वो गिर जाएंगे पीछे। तो उस पर आप, मैं तो कहता हूँ गिर ही जाएं, नहीं गिरेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके क्वाड्स को अलग ही स्ट्रेच देता है, ये सीसी स्क्वाट्स। ये बेसिकली बहुत दफा आपने देखा होगा जो लोग ऐसे
ऐसे करके नीचे जाते हैं, ये उसका बेसिकली मशीन है, क्योंकि इसमें आपके स्ट्रेन घुटनों पे आ सकता है और अगर आपके नीज में प्रॉब्लम है, सो दिस इज वेरी गुड। इसमें भी एडजस्टमेंट है, ये फुट भी एडजस्ट हो जाएगा, ये भी अगर आप ऊंचा करना चाहे ये ऊंचा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर टिबिया कि आपकी ये जो लेंथ है कितनी है। मेरा ख्याल से मेरे लिए ये लेंथ बेहतर है। हाँ, नाउ आई एम मोर कंफर्टेबल, क्योंकि मेरा टिबिया थोड़ा सा लॉन्ग है, तो जो शॉर्ट हाइटेड है उनके लिए फिर वो एडजस्ट हो जाता है। इसमें आप रेजिस्टेंस बैंड भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ लगाएं, यहाँ पे पैक्स लग जाएंगे 2, सही है, और फिर आप स्क्वाट करेंगे उठेंगे तो वो आपको रेजिस्ट करेगा। बाकी लोड करने के लिए आप डंबल रख सकते हैं, प्लेट्स रख सकते हैं, सही है। अच्छा, ये मशीन ना काफ़ी जगह मैंने देखी हैं, कुछ चाइनीज इसके डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, काफ़ी मशीनें आ रही हैं, हैमर स्ट्रेंथ की मशीनें भी हैं शायद इस तरह की। अच्छा, ये अभी तुमने इसको बेसिकली चेस्ट सपोर्टेड रोज किया हुआ है, तो अगर मुझे रोइंग करनी है, सो दिस इज द राइट एंगल, ये है, आई फील लाइक दिस, और इसकी जो रेंज ऑफ मोशन बढ़ानी है तो ये सीट थोड़ी सी आपको ऊपर करनी पड़ेगी, और आप अगर मुझे इसकी ग्रिप चेंज करनी है तो इसके नकल्स हैं, इसको हटा के मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ न्यूट्रल, और थोड़ा सा इसको डायगोनल भी कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, जस्ट टू हिट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर बैक, ठीक है, ये हो गया। और ये चौड़ी और पतली भी हो सकती है, बिल्कुल, ये वेट भी एडजस्टेबल है, इसका प्लेटफॉर्म भी एडजस्टेबल है, सीट भी एडजस्टेबल है, तो इसके अंदर बहुत एडजस्टमेंट है। अब इसमें बेसिकली ये बेंड ओवर हुआ है, ये बेंड ओवर हो गया। अच्छा, अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे जी, एंड देन यार इसमें मजा आता है मुझे, ये मजे, दिस इज क्रेजी, क्या ऑसम कॉन्ट्रैक्शन है। बहुत दफ़ा क्या होता है कि जब आप बारबेल रोस्ट कर रहे होते हैं तो आपकी जो लोअर बैक होती है वो इम्पैक्ट करती है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर हमारे बैक में इशू स्टार्ट हो गया ना तो हमें लगता है हमें बैक का प्रॉब्लम है, हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जबकि काउंटर इंट्यूटिव है। अगर कोई चीज़ में मसला हो रहा है इसका मतलब वो चीज़ वीक है, आपको उसको ट्रेन और ज़्यादा करना है, सही है। तो दिस इज़ द राइट वे टू स्टार्ट थिंग्स फॉर स्पेशली फॉर दोज पीपल हु हैव गॉट दोज बैक प्रॉब्लम्स। इसके बाद आप थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सकते हैं बारबेल्स पे, बट इस पे अगर आप हैं तो आपके बेसिकली हिप्स अटैच्ड हैं, आपकी लोअर बैक सिक्योर है, आप थोड़ा हैवी जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने इसको नीचे करके, जो हमने पहला वेरिएशन किया था जो चेस्ट सपोर्टेड रोज था, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है ना, उसमें एवरीथिंग इज एड्रेस्ड, यू जस्ट हैव टू पुल द वेट्स, ऐसे ही है। अच्छा, तुमने बताया था कि इसका प्लेटफॉर्म भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट? हाँ, इसका प्लेटफॉर्म भी एडजस्टेबल है, वेट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन के हिसाब से अपनी सीट एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये बिल्कुल लेटेस्ट मशीन है, हाँ, ठीक है, ये यूएस में अभी 3-4 मंथ हुए हैं कि लॉन्च हुई है, सही है, ठीक है, और ये पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना ली है, सही है। इसका जो मैकेनिज्म है ये लीनियर मोशन पे काम करती है, और आप देख रहे होंगे लीनियर शैफ्ट्स लगी हुई, जैसे लेग प्रेस में लगी हुई होती हैं, बस एंगल्स और ग्रिप्स चेंज होती हैं बस। हाँ, अब इसमें भी 2 तरह की मशीन्स आती हैं, एक लेवरेज बेस्ड मशीन होती है, एक लीनियर बेस्ड मशीन्स होती हैं, ठीक है। इंटरनेशनली भी दोनों का अलग मैकेनिज्म है और दोनों अलग क्लास के लोग पसंद करते हैं। जो एथलीट क्लास के लोग होते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर जो है ना लेवरेज बेस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लेवरेज बेस में वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डिफरेंट होता है। लीनियर में एक फिक्स वेट आपको फील हो रहा होता है, लेवरेज में फिक्स वेट फील नहीं होता, उसमें हर डायरेक्शन में अलग वेट फील होगा क्योंकि वो आर्क में चल रही होती है मशीन, ठीक है। तो वो एथलीट ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें वो बहुत ज़्यादा हैवी लोड पे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक फिक्स मोशन में चल रही होती है तो आपको एक कंटिन्यूस वेट मिल रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये भी ज़्यादातर लोग प्रेफर, जो बिगनर्स होते हैं और फिर जो जिम्स हैं जिसमें ज़्यादातर क्लाइंट आ रहे होते हैं, जो रेगुलर क्लाइंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑन ऑफ चल रहे हैं, ब्रेक दे रहे हैं बीच में, तो वो फिर इंजरीज प्रिवेंशन के लिए इस तरह की मशीन्स बनाई गई हैं। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट मशीन है, इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और हमने बहुत ही सेम स्पेक्स में और बहुत ही हमने समझे कि उससे 10 टाइम सस्ती है ये, सही, ठीक है। तो प्राइसेस मैं नहीं बताना चाहूंगा, बाद में उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक तो ग्रिप्स में मैं आपको थोड़ा सा वो करूँ, हाँ ये बताओ कि क्या क्या चीजें इसमें ना चेंज हो सकती हैं। अच्छा, फिर आप स्टार्ट यहाँ से लेते हैं। इसमें आप पहले अपने फुट एडजस्ट करते हैं क्योंकि हर किसी की जो है एंकल मोबिलिटी डिफरेंट है, हाँ, सही है, ठीक है, वो डिफरेंट पोजीशन पे प्रेफर करते हैं खड़े होना, सही है, ठीक है। फिर आप इसके अंदर आते हैं
और आप अपनी सीट को एडजस्ट करते हैं, मतलब अगर रो कर रहा हूँ तो मैं इसको आगे भी ला सकता हूँ, पीछे भी ला सकता हूँ, ठीक है। और इसको ऊंचा भी ले जाएंगे तो आपकी बैक यहाँ पे आएगी, हिप्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे लिए ये पीछे हो गई तो मैं इसको आगे करूँगा। जब आप खड़े होते हैं तो फिर अच्छा, आपने हैंडल यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रंट पे जब खड़े हुए थे तब भी एडजस्ट कर सकते थे, ठीक है। इसको अगर तुम्हें अच्छा नैरो करना है तो हाँ, यहाँ से नैरो करना है तो ये मैं पुल करूंगा लेचर इसका, और ठीक। फिर हम इसको सेट करेंगे। सही है, हो गया। ठीक है, फिर इसको भी करेंगे। ये अभी थोड़ी क्यूसी चल रही है। सही है। अच्छा, ये जो ग्रिप है ये नेचुरल ग्रिप है, हाँ। ठीक है। हमारे इंसान की जो ग्रिप होती है वो नेचुरली ऐसे होती है, हाँ, न्यूट्रल होती है। ठीक है। हम ऐसे खड़े नहीं होते सीधे, हाँ। हम ऐसे हाँ, हमेशा हाँ, हाथ सही है, हमारे एंगल में होते हैं, डायगोनल में, सही ठीक है। तो ये नेचुरल पोजीशन प्रेफर करते हैं बहुत सारे लोग। हाँ। इसमें आपको स्ट्रेन ज्यादा रिस्ट पे नहीं आता, हाँ, और हैवी ठीक भी है? उठ जाता है। हाँ, हैवी भी उठ जाता है। और फिर आप इसको ये न्यूट्रल स्ट्रेट कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। ये बारबेल की ग्रिप है, जैसे बार सीधी होती है, हाँ, सही है। ठीक है। अपर बैक के लिए है, लोअर बैक के लिए है, लैट्स के लिए है, रम्बॉइड्स के लिए जिसके है। लिए जो प्रेफरेबल है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। सही है। और इसमें जितने भी आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, स्पेशल क्या है, ये सारे स्टेनलेस स्टील है, हाँ। ठीक है। और ये नर्ल्ड हुए हैं, ये नर्लिंग भी स्पेशलाइज्ड टूल बनते हैं इसके, ग्रिप्स के लिए। ठीक है। तो ये नर्लिंग हाँ। आपको बाहर की मशीनों में मिलती है, यहाँ ज्यादातर लोग प्लास्टिक या रबर उस पर लगा देते हैं, ठीक है। नर्लिंग मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। मुझे मशीन्स के अंदर प्लास्टिक पसंद नहीं है, हाँ। या फॉर्म पसंद नहीं है। यहाँ तो grips लोग के लिए। ये नकल्स हाँ। में ये शुरू हो जाते लोग कहते हैं यार ये छिलने लग गया और ये हो गया, तो मुझे उसमें फील आता है कि एक चलो, खवातीन का समझ में आता है, मुझे मर्दों का समझ में नहीं आता हाँ। भाई। एक हमारे भाईजान है जिनको अच्छा नहीं लगता ये। तो इसमें स्पेशल क्या है, ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। एक चीज और देखना चाह रहा हूँ इसमें, मेरा chest ख्याल से supported के अंदर। हाँ, मेरा ख्याल से इसको नीचे करना, इसमें आरडीएल भी हो सकती है ना। ये थोड़ा सा अगर आगे करें इसको, हाँ। अगर मैं ऐसे करके, नहीं बहुत ज्यादा नीचे हो गया, फिर आपके थोड़ा सा हिप्स ऊपर- हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना। चले जाए। हाँ, ये करके इफ आई डू दिस, कि अगर मैं इसको नेचुरल पोजीशन में लाऊं और मैं अपने ये जो हल्का सा बेंड है मेरे नीज में, इसको जी। मेंटेन करके मैं नीचे आऊं, तो नाउ आई एम वर्किंग ऑन माय हैमस्ट्रिंग्स। ये आरडीएल हो गया। अमेजिंग यार। नाइस। ये मैंने ट्राई नहीं किया था। हाँ, मैं अपनी कमर को न्यूट्रल रख के जब नीचे जा Yeah. रहा हूँ तो आई एम एक्चुअली स्ट्रेचिंग माय हैमस्ट्रिंग्स लाइक नाउ। ये ओए होए, नाइस। अमेजिंग भाई। तबाकुन क्या स्ट्रेच है ऑन द हैमस्ट्रिंग्स। सो ये अगर आपके पास ये पीस ऑफ इक्विपमेंट है तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस आर एड्रेस्ड। ये कहने का मकसद है। ये जो है ये कॉपी है, तुमने बताया था आर्सेनल हाँ, स्ट्रेंथ। ये आर्सेनल स्ट्रेंथ की कॉपी है, ठीक है। आप इंस्पिरेशन ली है हमने उनसे। अच्छा, copy ठीक है, आप ये मत copy, समझिएगा। हाँ, ये एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है। हाँ। जैसे ये मशीन है, इसके मैकेनिक्स कॉपीड है, लेकिन डिजाइन हमारा है, ठीक है। सारा डिजाइन और इसमें एक तो जो होता है फर्स्ट हाँ, कॉपी, सेकंड कॉपी वाली ये। चीज होती है ना, ऐसा कोई सीन नहीं है। बेसिकली इंस्पिरेशन है, हम जी। लोग क्लियर कर देंगे। और यहाँ ये लोग- इंस्पिरेशन देखें, इंस्पिरेशन लेना हमारे यहाँ लोग उसको बुरा हाँ। शायद समझें, लेकिन उसको भी मैं आपको क्लैरिटी दे दूं हाँ। कि जितने भी ब्रांड है दुनिया के, हाँ, जैसे टोयोटा और होंडा में एक मुकाबला चलता है, हाँ। ठीक है। वो सिर्फ डिजाइन चेंज करते हैं, इंजन की टेक्नोलॉजी उनकी अपनी अपनी है, हाँ। लेकिन बेसिक्स दोनों के सेम है। इंजन में क्या लगना है वो दोनों सेम इस्तेमाल कर रहे हैं, सही बात है। ठीक है। क्योंकि उसका इंजन दिखता नहीं है तो लोगों को आइडिया नहीं है, हाँ। ठीक है। लेकिन मशीन्स के जितने भी दुनिया में ब्रांड हैं वो एक दूसरे को कॉपी ही करते हैं, हाँ। मतलब इन्वेंट एक ही ब्रांड करता है। किसी एथलीट ने एक मशीन इन्वेंट कर ली, उसके बाद सारे ब्रांड उसको अपने अपने डिजाइन में कॉपी कर डोंट लेते हैं। रीइन्वेंट द व्हील ना यार, हाँ। सिंपल सी बात है ना। वो जो स्टील लाइक एन आर्टिस्ट एक बुक है, तो उसमें हमारा simple सी बात है। कॉन्सेप्ट भी ये था, क्योंकि हमने अभी पेनेट्रेट करना है मार्केट में, हाँ। तो अभी बजाय इन्वेंशन पे जाएं उसमें टाइम बहुत लगता है। ऐसे ही, हमारा ऐसे ही। इसके साथ R&D का डिपार्ट है, वहाँ हम किसी को लेके नहीं जाते, लेकिन उसमें हम काम कर रहे हैं अच्छा, कंटिन्यूस। हाँ, डिपार्टमेंट उसमें हम कंटिन्यूस अपनी इन्वेंशंस पे काम कर रहे सही हैं। है, सही है। तो वो जाहिर है टाइम लगेगा, हाँ। ठीक है। वो जब इन्वेंशन हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान की अपनी इन्वेंटेड मशीन होंगी, लेकिन मॉड्यूलर सिस्टम सारे हमारे अपने डिजाइन हैं, अपनी इन्वेंशन हैं। इसकी बहुत सारे अटैचमेंट हमारी अपनी बनाई हुई हैं, ठीक है। आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी नहीं मिलती इस तरह की चीजें भी हमने बनाई हैं। तो इसके जरा एंगल से कहा हाँ, इसका जो खास बात है, ये आर्सेनल स्ट्रेंथ दुनिया का बहुत ही फेमस ब्रांड है, करके दिखाओ थोड़ा। और ये शोल्डर प्रेस है, ठीक है। इसमें आप अपनी हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप बैठेंगे,
ठीक है, आपने अगर ये हैंडल नीचे फील हो रहा है या ऊपर है बहुत ज़्यादा तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि रेंज ऑफ मोशन आप सेट कर सकें। आप इसको उठाएंगे, ये खींचेंगे, ये ऊपर आ जाए। ओके, ठीक है, ये ऑटो ऊपर आ जाएगा। सही है। तो जिस एंगल में, क्योंकि आप लंबे हैं तो आपके लिए ये हाइट सही है मेरे ख्याल में। मेरे लिए मैंने अभी किया था तो मेरी रेंज ऑफ मोशन में अच्छी आई है, तो मैं इसको अपने लिए नीचे करूंगा फुल। सही है। ये इनर शोल्डर के लिए और ये आउटर। ठीक है, वाइड ग्रिप और न्यूट्रल ग्रिप जी। शोल्डर स्ट्रेस होगा। सही है। अच्छा यार, ये जो है ना, दिस पीस ऑफ इक्विपमेंट, ये मैं इंटरनेशनल एथलीट्स को देखता हूँ और मैं बड़ा जेलस फील करता हूँ कि यार जिस जिम में मैं जाता हूँ अक्सर जिम्स में ये नहीं होती है। ठीक है, बाकी मैंने अल्फाबेल्स भी देखे, अल्फाबेल्स के कुछ ऐसे जिम्स में जहाँ पे ये अल्फाबेल्स ने रखी है, ये GHD कहलाती है, ऐसे ही है? जी, ग्लूट हैमस्ट्रिंग डेवलपर। हाँ, ग्लूट हैमस्ट्रिंग डेवलपर, ग्लूट हैम्स रेस, GHR, बहुत सारी चीजें इसमें जी। हो सकती हैं। ये ग्लूट्स के लिए और हैमस्ट्रिंग्स के लिए, खास तौर पे ग्लूट्स तो हमारे यहाँ वैसे ही जी। हमें लगता है कि ग्लूट्स सिर्फ इंस्टाग्राम बेब्स के लिए होती हैं, ऐसा नहीं है। सारे एथलीट्स ग्लूट्स को बहुत तवज्जो देते हैं, और खास तौर पे कोर है। अगर आपका फ्रंट का जो मिड सेक्शन आपको बैलेंस करता है तो आपके बैक पे आपकी पूरी पोस्टीरियर चेन को आपके ग्लूट्स बैलेंस कर रहे होते हैं, एंड दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन योर बॉडी, मसल ग्रुप्स इन योर बॉडी। और ये थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मैंने बहुत कम अवेलेबिलिटी हुई है तो मैंने कभी इसको ज़्यादा किया नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा इसको इसकी अच्छा, ये बेसिकली ऑपरेशंस बताओ। रोग फिटनेस एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो क्रॉसफिट का पार्टनर है। हाँ। ठीक है, ये उनकी पहले भी एथलीट्स के लिए बनती थी ये, हाँ। लेकिन रोग ने इसको रीडिज़ाइन किया। ठीक है, उन्होंने इसमें एडजस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा डाली। ठीक है, और ये बेसिकली बनती एथलीट्स के लिए ज़्यादा प्रेफर की जाती है, जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स कर रहे होते हैं। हाँ। और बिगिनर्स, मेरे ख्याल में वो वर्टिकल एक आती है बैक की मशीन, हाँ, ठीक है, उस पे ज़्यादा प्रेफर कर रहा था क्योंकि उस पे कम लोड आ रहा होता है, और ये थोड़ी सी डेंजरस लग रही होती है लोगों को, क्योंकि इसमें पूरा उल्टा लेट जाते हैं। हाइपर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। हाइपर एक्सटेंशन की बात करो तो लोग इससे कंपेयर करते हैं उसको। हाँ। ठीक है, हालांकि ये वो चीज़ भी इसमें हो जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एडवांस वेरिएंट है। ठीक है, और ये कॉम्पिटिशन्स में, क्रॉसफिट में आपने देखा होगा इस्तेमाल होता है। आप फुट रखेंगे, इसमें पैर फंसाएंगे सेंटर में, यहाँ पे ये यहाँ पे आप थाई रखेंगे। हाँ। ठीक है, हाँ, पैर फंसाएं, हाँ, अब आगे आ जाए, अभी से डर लग पूरा। रहा हाँ ये ऐसे। जी, अब पूरा नीचे जाए, इसमें हाँ। पूरा नीचे जाना है आपने। अब इसमें आप प्लेट्स उठा के भी कर सकते हैं, हाँ, वेटेड। इसमें सही है। सेलेक्टराइज GSD भी आती है अब तो। ठीक है, और वो जो हैमस्ट्रिंग्स के लिए होता है उसके लिए मेरे ख्याल से हमें सेटिंग करनी पड़ती है, हाँ, शायद, है ना? इसमें 2-3 वर्कआउट्स हो सकते हैं। हाँ। ठीक है, आप इसमें नीचे आए, मैं और भी आपको करके दिखाता हूँ। एक तो आपने किया, एक ये वेरिएंट है, और ये भी हर हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, इजीली बैक एंड फॉरवर्ड कर सकते हैं फुट्स ठीक को। है। ठीक है, आप इसमें एब्स भी कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, आप चढ़ेंगे, बैठेंगे, हाँ, यहाँ पे एप्स का तो जो स्ट्रेच इसमें मैंने देखा है ना, क्रेजी भाई। तो आप इसको और पीछे ला सकते हैं, मैं पूरा नीचे जा सकता हूँ हाँ, इसमें। ये देखो ना, ये जो स्ट्रेच आया है ना, ये हाँ। अमेजिंग स्ट्रेच है। ठीक है, अच्छा, इससे ज्यादा क्रेजी चीज मैंने देखी है, ऐसे लोग उल्टा कुछ एक दो, हम लोग तो अपने उसमें बैक के ऊपर पैर फंसा के, हाँ। पंचिंग बैग पे पैर हाँ, लगा के हाँ, हम लोग करते थे। हम लोग करते ठीक है, लेकिन ये बेसिकली मशीन है, और इसमें एक और आप एक हाइपर एक्सटेंशन की एक मशीन आती है, रिवर्स हाइपर कहलाती है, वो भी इसमें हो सकता है। रिवर्स हाइपर, ठीक है, सही। आप इसमें ये करीब करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ओके, नाइस। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस बैंड भी लगा सकते हैं हाँ। नीचे, और फिर खींच सकते हैं। हाँ, इसलिए तुम बता रहे थे वेटेड भी आने लगी। हाँ, ये अब वेटेड भी आने लगी है, सेलेक्टराइज। अच्छा, ये जो तुम बता रहे हो ना, मैंने बेसिकली इसमें इसको आगे पीछे करो जरा। ये बहुत बेहतरीन मशीन है। हाँ, मैंने इसमें तो वो क्रेजी सीन देखा है कि यहाँ अच्छा। पीछे हाथ फंसा है और उस बंदे ने हाँ, पूरा लेग रेस पूरा किया, leg raise किया। पूरा लेग नीचे गया। मैंने कहा जो स्ट्रेच हाँ, और जो बहुत next level कॉन्ट्रैक्शन है। आता होगा ना एप्स पे, मेरा दिल चाह रहा है भी करने का, बट मैं रेडी नहीं हूँ, अभी वर्कआउट मूड में नहीं, लेकिन मैं ट्राई जरूर करता है ये बहुत ही बेहतरीन, और मैं समझता हूँ कि हर जिम में होनी चाहिए। हाँ, बेसिकली हर जिम में होनी चाहिए, लेकिन actually यहाँ पे क्योंकि functionality लोगों के को लिए। पता नहीं है तो लोग हाँ। इसको और यहाँ तो मेरे ख्याल से डिप्स भी कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल। डिप्स के लिए भी है ये। बहुत सारी
सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि एक मशीन में ना आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटी नजर आती है। तो आप एक मशीन का खर्चा करेंगे लेकिन आपको कम से कम 8-10 मशीनों का फायदा मिलेगा। ये ग्लूट रेज, ये हिप थ्रस्ट। हिप थ्रस्ट, ये तो मैंने ट्राइफिट में भी देखी है और मेरे ख्याल से 1-2 जिम्स में और रखे थे। अगेन वही, ग्लूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट भाई। और ये लोग समझते हैं ये तो लेडीज के लिए होनी चाहिए। हाँ, ये तो लेडीज के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल वही ना कि मैंने बहुत दफा ऐसा देखा है कि मैं एक दफा बाबल के साथ कर रहा था, काफी हैवी कर रहा था, तो मुझे एक बंदे ने, वो वाज वेरी वेल बिल्ट, बोला अबे यार ये तो बच्चियां करती हैं। मैंने भाई इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर आ जा, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बाहर आ जा, मसला सारा यही है। तो वो फंक्शनली ट्रेन नहीं करते इन चीज़ों को। और ये आपका स्ट्रैप है जो बेसिकली आप अपने इससे आप उठाएंगे वेट, इससे उठाते हैं वेट को। ये भी बेसिकली, और ये सबसे बड़ी बात तो ये कि फोम है पहले, जब आप बारबेल लगते हैं तो आपको बारबेल के नीचे कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, या फोम रखना पड़ता है या मैट को रोल करके रखना पड़ता है। अच्छा, बारबेल में थोड़ा सा आपको पोजीशन लेनी पड़ती है, बार को लोड करने में मसला होता है, एक बंदा आपको साथ में चाहिए, ठीक है। और फिर उस में जो आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इसमें जो कर रहे हैं, ये सेम बारबेल पे देखें लोग क्यों करते हैं, क्योंकि बार फ्री मोशन काम करती है, आपकी बॉडी के हिसाब से मूव हो रही है, तो जैसे आपकी बॉडी जाएगी वैसे बार जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बार्स पे ज्यादातर एथलीट्स प्रेफर करते हैं ट्रेनिंग करता, फ्री वेट पे डंबल्स पे कर रहे होते हैं। तो लेवरेज बेस्ड मशीन बेसिकली उसके लिए बनाई जाती है, और ये लेवरेज बेस्ड है। इसका जो पेंडुलम चलता है वो लेवरेज बेस्ड चलेगा। इसमें अब आने लगी हैं लीनियर हिप थ्रस्ट भी आने लगी हैं, वो सीधी चलती हैं, सही है। तो वो मुझे भी मजा नहीं आता, और मैं क्योंकि खुद एथलीट हूँ तो मुझे उसका अंदाजा है कि वो बिगिनर्स के लिए सही है। और लेकिन जो लेवरेज में मजा है ना, वो जो इसकी लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इसका फील है, इसमें आप हैवी लोड जा सकते हैं। लेवरेज को बार बार अगर कह रहे हैं, लेवरेज का मतलब मुझे एक चीज समझ में आई है जहाँ से मैं पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे हमारे एक बहुत अच्छा ब्रांड है आयरन गियर, उनके ओनर से ही बात होती रहती है मेरी, वो खुद भी एथलीट है। तो मैंने ये देखा है जो ओनर खुद उस चीज में होता है ना, तो उस चीज को समझता है। तो देयर इज अ मटेरियल दैट मूव्स विद यू। जी, जब आप एथलेटिसिज्म में आते हैं तो मशीन का भी वही सीन है, द मशीन मूव्स विद यू, इट शुड वर्क एज पर योर बायोमैकेनिक्स, क्योंकि हर किसी का सेम नहीं होता है। तुमने कहा था ना जी, तो आपके मसल फाइबर सही, अटैचमेंट तो सेम है, लेकिन आपकी मूवमेंट सेम नहीं हो सकती है। स्क्वाट्स बहुत टिपिकल है, ठीक है, और स्क्वाट्स के पीछे एक पूरी साइंस है, सही बात, ठीक है। उसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, हर इंसान के लिए अलग एंगल्स हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि उसको बोले कि भाई नीज आपकी एंकल से पीछे ही होनी चाहिए, सबसे बड़ी और सीधा ही बैठना। सबसे बड़ी कंसिडरेशन ये है कि आपका फीमर और आपका टिबिया की लेंथ, बहुत सारे लोगों का फीमर लंबा होता है, अब वो डेफिनेटली बहुत आगे जाते हैं, लेकिन अब वो सामने ट्रेनर सीधे हो, अबे भाई नहीं हो सकता, उसके अंदर है ही नहीं। तो ये होती है बायोमैकेनिक्स, जिसकी नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आ रही है, और इसी की वजह से मशीन्स भी बेसिकली इस तरह बनाई एडवांस होती जा रही हैं। तो दिस इज द साइंस बिहाइंड ऑल ऑफ इट, दिस इज द मैथ। और जैसे आपने स्टार्ट में कहा था ना फंक्शनल ट्रेनिंग, पहले जो मशीन्स बनती थी वो आइसोलेटेड बॉडी बिल्डर के हिसाब से बनती थी, फंक्शनल का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। उस टाइम ये कॉम्पिटिशंस भी इस तरह के नहीं होते थे, लेकिन अब जब से कॉम्पिटिशन इस तरह के स्टार्ट हुए जिसमें ओवरऑल फिटनेस देखी जाती है, जैसे क्रॉसफिट हो गया, स्पार्टन रेसेस हो गई, ठीक है, तो उसमें अब फंक्शनल ट्रेनिंग चाहिए। तो फंक्शनल ट्रेनिंग के इक्विपमेंट कहाँ है भाई? फिर उसके लिए जितने भी ब्रांड्स थे उन्होंने दोबारा बैठे सब, उन्होंने कहा यार हमारी मशीन तो आउटडेटेड हो गई है। फिर उन्होंने अपनी मशीन में थोड़ी सी चेंजेस की, उसमें बायोमैकेनिक्स पे काम किया, फिर ह्यूमन साइंस को पढ़ा उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने फंक्शनल के हिसाब से कि आम जो आवाम है वो तो फंक्शनल फिटनेस चाहिए उन्हें, सही बात, जिसका आप भी बहुत फोकस रखते हैं फंक्शनल फिटनेस। और मुझे भी, क्योंकि मैं एथलीट हूँ, तो मैं जब टफ बॉडी बिल्डिंग कभी मैं शुरू करता था ना, मैं 2-3 दिन में भागना शुरू कर देता था, मुझे ऐसा लगता था मेरा मसल जो है ना सख्त हो गया, ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे अपना भारी भारी फील होता था। लेकिन जब मैं एमएमए करता था, बाहर ऐसा लगता था हवा में उड़ रहा हूँ मैं, बॉडी वेट फील ही नहीं होता। तो फंक्शनल फिटनेस, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, उसके लिए फिर मशीन्स बनना शुरू हुई, क्योंकि वो तो ज्यादातर बॉडी वेट ट्रेनिंग हो रही होती थी, ठीक है। तो फिर उसके लिए मशीन्स बनना शुरू हुई, एथलीट्स के लिए मशीन बनना शुरू हुई, एथलीट्स के लिए हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के लिए मशीन शुरू हुई। ये जो मॉड्यूलर सिस्टम हमने शुरू में बात की, ये यूएस के जितने आर्मी के
और जितने यूनिवर्सिटीज़ के परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, जितने NBA के और स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ के परफॉर्मेंस सेंटर हैं, उसमें आपको सिर्फ मॉड्यूलर सिस्टम मिलेगा, क्योंकि वो बहुत एडवांस है। हर एथलीट के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। आप क्योंकि उसमें बार बार वेल्डिंग नहीं करनी, चेंज नहीं करना, ठीक है। उसमें आपने जो एथलीट की जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से वो ऑर्डर करते हैं और वो अटैचमेंट मंगवा लेते हैं और उसका एक डेडिकेटेड रैक हो जाता है एक एथलीट का। तो अगर टीम में 11 लोग हैं तो हर बंदे का अलग रैक लगा हुआ था परफॉर्मेंस सेंटर में, उसके हिसाब से उसकी अटैचमेंट्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो वो उस पर ट्रेन कर रहा होता है। सही, जबरदस्त। ये लास्ट मशीन है जो तुम्हारे पास रखी हुई है, लास्ट यहाँ रखी है, इनकी लास्ट नहीं है, जो अवेलेबल है। हाँ, हमारे 200 तकरीबन प्रोडक्ट हैं, 200 माशाल्लाह। 200 प्रोडक्ट्स में से हमने सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 देखे हैं अभी, माशाल्लाह। इसका क्या सीन है? अभी ये शोल्डर उस पे, हाँ, ये आपने ट्रेडिशनल जिम्स में देखी होगी, कमांडो प्रेस के नाम से मशहूर थी। आज क्लब में बहुत है। हाँ, कमांडो प्रेस, ठीक है। तो उसी को पनाटा ने एडवांस करके, ये पनाटा की इंस्पिरेशन है, कॉपी है, ठीक है। ये बेसिकली लेटे लेटे आपका लिवर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली अभी हमारी डेवलपमेंट में है मशीन, सही है, ठीक है। इस पे अभी हम काम कर रहे हैं और इसमें आपका बहुत ज़्यादा काम यूज़र फ्रेंडलीनेस पे होता है, ठीक है। बाहर की मशीन्स में और हमारी मशीन्स में फ़र्क यही था कि हमारी मशीन्स में बहुत ज़्यादा यूज़र को मेहनत करनी पड़ती है एडजस्ट करने के लिए चीज़ें, ठीक है। अब जैसे आप लेट गए, अब आपको लेवर का रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना है या कम करना है, तो आपको उठना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, सेट करेंगे, फिर आके लेटेंगे। तो और जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो काम करते हैं यूज़र फ्रेंडली, ठीक है। आप लेटे लेटे अपने रेंज ऑफ मोशन को सेट करेंगे। सही है। क्लोज ग्रिप हो गया आपके ट्राइसेप के लिए, और अच्छा चेस्ट के लिए मेरा ख्याल से थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा मुझे। हाँ, और नीचे आप, हाँ, ये फिर ये ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा सा। गुड़िया, सही। इसकी सीट भी ऊपर आ जाती है, अच्छा, इंक्लाइन भी रहती है, ओके, ठीक है। फिर आप इसको सही है। यहाँ जैसे आप ऊपर करेंगे खुद ही एडजस्ट हो जाएगी लीवर, ठीक है, ये पीछे जा रहा है, आगे पीछे खुद हो रही है, ठीक है। तो ये आपके ओके, निकल गया, सही है। नाइस नाइस, ओके। तो अच्छा, तुम थोड़ी साइंस बता रहे थे बारबेल्स के हवाले से। जी। आई कैन सी द बारबेल्स, ठीक है। तुम लोग बारबेल्स भी बनाते हो, डम्बल्स भी बनाते हो, जी, सही है, प्लेट्स भी हैं, बिल्कुल। अच्छा, टोटल सोल्यूशन बेसिकली। और हम साइंस बता रहे थे बारबेल्स में देखें, एथलीट्स के लिए और जो जिम्स के लिए प्रोफेशनल बार्स बेसिकली इस्तेमाल होती है। हमारे यहाँ वही बात आ गई कि लोग पैसे खर्च नहीं करते, ठीक है। हालांकि बार्स एक बहुत ही मेन पार्ट है आपके जिम का, उस पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है बाहर मुल्कों में, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे लो क्लास की बार होती है, जो सीधी बार उनको मिल जाए जिसमें प्लेट लग जाए, वो लेके जिम भर देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे क्लाइंट पे इम्पैक्ट किया जाता है। आपने तो कम पैसे लगाया, जिम खोल लिया, बिजनेस शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन जो आपका क्लाइंट आ रहा है, आपने उसके बारे में तो सोचा ही नहीं, ठीक है। तो क्लाइंट की सेफ्टी बहुत मैटर करती है और यही वजह है कि वहाँ के एथलीट हमसे अच्छे इसलिए होते हैं कि उनके जो बनाने वाले हैं या जो फैसिलिटीज़ हैं, वो लोग एथलीट्स की हेल्थ पे बहुत काम करते हैं। मतलब उसकी इंजरी फ्री ट्रेनिंग हो, ठीक है, उसके इक्विपमेंट ऐसे इस्तेमाल हो जो उसको इंजर्ड ना करें, ठीक है, और आउटपुट अच्छा दें वो इक्विपमेंट उसको, ठीक है। तो बार्स के अंदर बेयरिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं जो उसके कॉलर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जैसे हेक्स बार में आपने देखा था, ये रोटेटेबल है, ठीक है। तो इसके अंदर पूरे बेयरिंग्स लगे हुए हैं स्लीव के अंदर। तो प्रोफेशनल बार जितनी होती है ना, इसमें भी 2 किस्म की बार्स होती हैं, एक पावर बार होती है, एक ओलंपिक बार होती है। ओलंपिक बार ओलंपिक लिफ्टिंग के लिए, स्नैचिंग के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। उसमें भी रोटेटेबल स्लीव्स होते हैं ताकि आप जब उठाते हैं तो एक पोजीशन से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फिक्स कॉलर होंगे तो आपको अपनी रिस्ट पे बहुत स्ट्रेन फील होगा, क्योंकि पूरी बार आपको घुमानी पड़ेगी, सही बात है, ठीक है। लेकिन जब मैं स्नैचेस करता हूँ प्रोफेशनल बार के साथ तो मुझे फील ही नहीं होता, वो एक नेचुरल मूवमेंट बन जाती है। मैं उठाता हूँ, स्लीव खुद रोटेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरी पोजीशन में आ जाती है बार, जबरदस्त, ठीक है। तो ये फर्क है प्रोफेशनल बार में और एक आम बार के अंदर। तो हमारी जितनी भी बार्स हैं, एक तो स्टेनलेस स्टील में, ठीक है, नर्ल्ड, इसकी प्रॉपर डायमेंशन पे नर्ल्स होती हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं IPF के और दूसरे IWF के, ठीक है। तो 2 बार्स हैं हमारे पास, पावर बार जो कि पावर बार कहलाते हैं
डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स और बेंच प्रेस में इस्तेमाल होती है पावर बार, ठीक है। उस वो हाई टेंसाइल होती है, उसमें वेट ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बहुत 500-600 kg तक जा सकते हैं, ठीक है। और जो ओलंपिक बार होती है स्नैचिंग वगैरह के लिए, इसमें आप 200, 250, 300 इसमें भी जा सकते हैं, लेकिन ये इनकी ग्रिप्स और डायमेंशंस चेंज होती हैं सबकी, ठीक है। तो हमारी जितनी बार्स हैं प्रोफेशनल डायमेंशंस पे बनी हुई है और मटेरियल भी टॉप नॉच है, ठीक है। तो जितना भी आपको हमारा इक्विपमेंट दिखता है इसका मटेरियल टॉप नॉच, पाकिस्तान में जो बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है इसमें बेस्ट मटेरियल लगा हुआ है। सही है। और इसमें तुम लोग ये तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते ना कि फॉर एग्जांपल अगर कमर्शियल नीड है, कमर्शियल क्वेरी है या होम बेस्ड क्वेरी है, क्योंकि बहुत दफ़ा लोग जब होम बेस्ड क्वेरी होते हैं तो वो बहुत हल्का माल चाहते हैं, वो कहते हैं यार ऐसा कर दो, तो तुम्हारा उस पर क्या टेक होता है? इस पे हम थोड़ा सा एजुकेट करते हैं क्लाइंट को अपने। देखिए इक्विपमेंट हल्का और भारी नहीं होना चाहिए, मतलब इक्विपमेंट का एक स्टैंडर्ड है जो कि WHO ने डिफाइन किया हुआ है, वरना तो सिक्योरिटी ठीक है। हाँ, तो वो सेफ्टी स्टैंडर्ड है, हाँ। उससे कम है तो आप रिस्क ले रहे हैं, हाँ। अपनी हेल्थ के साथ और जिस क्लाइंट को आप बेच रहे हैं उसके साथ, हाँ। तो क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपोजर कम है, तो हम अपने क्लाइंट को एजुकेट करते हैं। हम कहते हैं भाई हम 11 गेज से कम नहीं बनाते, ओके सही है, ठीक है। आप ले सकते हैं, तो मैन्युफैक्चरर बहुत, हाँ, ये स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल है। 11 गेज बेसिकली 3 mm थिकनेस है ट्यूब की, ओके, ठीक है, शीट की नहीं। ये बेसिकली 2-3 चीजों से एक इक्विपमेंट बनता है, सही है। एक उसमें ट्यूब इस्तेमाल होता है, सही है, एक उसमें ये बुशिंग इस्तेमाल हो रही थी, ठीक है, और एक उसमें ये शीट इस्तेमाल हो रही थी, सही है। तो हमारी जितनी शीट्स हैं ये 8 mm 10 mm हैवी शीट्स हम इस्तेमाल करते हैं, सही है, ठीक है। और जितनी भी ट्यूब्स हैं 3 mm इस्तेमाल करते हैं, तो ट्यूब्स का 3 mm स्टैंडर्ड है और कंपटीशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो 4 mm स्टैंडर्ड है, ओके। तो हमारे जितने इक्विपमेंट कंपटीशन के लिए बनते हैं, ओलंपिक लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के लिए, तो वो हम 4 mm में बनाते हैं, ठीक है। सही है। और जो हम जिम्स के लिए बनाते हैं वो हम 11 गेज में बनाते हैं, यानी 3 mm में बनाते हैं ट्यूब्स में, सही है। और वैसे शीट्स हम बहुत हैवी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जो हमारा एक आम जैसे GHD सबसे छोटी आपको यहाँ दिख रही है, लेकिन इसका वेट भी 150 किलो तकरीबन है, ठीक है। तो हमारी मशीनरी का वेट बहुत अच्छा हैवी वेट है इसका, क्योंकि उसमें इक्विपमेंट एक स्टैंडर्ड वाली चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई है, मटेरियल स्टैंडर्ड वाला इस्तेमाल हो। तो हम अपने क्लाइंट को एजुकेट करते हैं कि भाई ये मसला है, अगर आप 14 गेज ले लें, 16 गेज ले लें, मतलब जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ट्यूब पतली होती रहती है, गेजेस उल्टे होते हैं, ठीक है। तो आप जब पतली ट्यूब्स में चले जाएं, कॉस्ट रिडक्शन के लिए वो लोग बेसिकली जा रहे होते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि भाई फर्क इतना नहीं आएगा कॉस्ट में, लेकिन आपकी लाइफ के साथ रिस्क है, मतलब बच्चे भी इस्तेमाल करेंगे घर में, औरतें भी इस्तेमाल करेंगी, और फिर वो आपने 2-3 साल तो करना नहीं है, 1 साल तो करना नहीं है। और कराची में ले रहे हो कोई चीज, कराची में बहुत बड़ा मसला है रस्ट का, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है, समंदर के हम करीब हैं, ठीक है, तो मेटल को रस्ट बहुत जल्दी आता है, तो आप जितना पतला ट्यूब लेंगे उतना जल्दी वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोटिंग ऊपर से होती है, अंदर से नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम उनको स्टैंडर्ड जब एजुकेट करते हैं, WHO वगैरह के हम रेफरेंसेस उनको शेयर करते हैं, तो फिर ज्यादातर क्लाइंट हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं, सही, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, हम बताएंगे तो लोग आएंगे इस तरह। अच्छा, हमारे यहाँ ये पाकिस्तान में समझें कि इस फैक्ट्री को बनाने के लिए हमने बहुत वर्किंग की, हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज विजिट की और बहुत सारी हमने वर्किंग की कि किस किस स्टैंडर्ड्स पे चीज़ें होनी चाहिए, एक फैक्ट्री का क्या रोल होना चाहिए, फैक्ट्री बनानी है, कारखाना बनाना है, किस स्टैंडर्ड पे इक्विपमेंट आएगा तो बनेगा, तो इसके लिए हमने बहुत वर्किंग की है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो आपको फैक्ट्री मिलेगी जहाँ आप खड़े हुए हैं, तो इसमें हमारे 3-4 अलग अलग डिपार्ट्स हैं, ठीक है, जहाँ हम खड़े हुए हैं ये हमारा एक डिस्प्ले सेंटर है, फिर हमारा एक असेंबली हॉल है, ठीक है, हमारा CNC हॉल अलग है, ठीक है, हमारा मशीनिंग हॉल है, फैब्रिकेशन हॉल है, और फिर हमारा R&D डिपार्ट एक अलग है, फिर हमारा स्टोर है फैक्ट्री में जो कि हर जगह होना चाहिए, और फिर हमारे ऑफिसेज एडमिन के अलग हैं, पेंट शॉप है हमारा डिफरेंट अलग है। तो जब हमारी मशीन बनना स्टार्ट होती है तो उसके मैं स्टेप्स आपको बताता हूँ। पहले हम मटेरियल आता है, मटेरियल फैब्रिकेशन डिपार्ट में जाता है, ठीक है, और मशीनिंग डिपार्ट में जाता है। फैब्रिकेशन ट्यूबिंग और शीट्स को वेल्डिंग वगैरह को फैब्रिकेशन कहते हैं, और मशीनिंग शॉप में बुशिंग और इस तरह के डिफरेंट कॉलर्स वगैरह बन रहे होते हैं, बार्स वगैरह बन रही होती है मशीनिंग शॉप पे, ठीक है। तो जितने भी हैंडल्स वगैरह बुशिंग आपको दिखती है ये मशीनिंग शॉप में काम होता है। फिर मशीनिंग शॉप और फैब्रिकेशन को मिला के पूरी मशीन बनाई जाती है। मशीनिंग
पूरी फैब्रिकेशन होने के बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के बाद उसको डीअसेंबल करते हैं और प्रॉपर वेल्ड पे लेके जाते हैं हम उनको, ठीक है। प्रॉपर वेल्डिंग के बाद फिर उसकी टेस्टिंग होती है असेंबली होके, क्योंकि वेल्डिंग में थोड़ी सी आउटनेस वगैरह आ जाती है चीज़ों के अंदर, तो हम उसको ना गलती ना हो तो दोबारा उसको चेक करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको एक हमारा बफिंग शॉप है वहाँ पे लेके जाते हैं, उसमें फिर बफिंग होके फिर फॉस्फेट होती है चीज़, फॉस्फेट होने के बाद पेंट होती है, सही है। पेंट होने के बाद असेंबली हॉल में आती है, असेंबली हॉल में फिर इसकी पूरी असेंबली होती है, टेस्टिंग होती है, फाइनल टेस्टिंग होती है, फिर 2-3 दिन हम उसको टेस्ट करते हैं, और टाइम होता है तो हम 1 हफ्ते तक अपने पास रखते हैं। फिर एथलीट्स आते हैं, वो उसको टेस्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं उसके ऊपर, उसके बाद इसकी पैकिंग स्टार्ट होती है और पैकिंग के बाद ये शिप होती है। सही, तो ये एक पूरा प्रोसेस है हमारा। सही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताना, अभी बैक स्टेज हम बात कर रहे थे, तुमने कहा था रेशियोज कुछ हवाले से, मुझे जाहिर है मैथ्स में इतना इंटरेस्टेड मैं रहा नहीं हूँ जितने तुम हो, तो हमें बताओ कि रेशियो से क्या फ़र्क पड़ता है as far as this is concerned, और रेशियो का क्या ताल्लुक फिटनेस। देखिए, 2 किस्म की मशीन्स होती हैं, एक सेलेक्टराइज मशीन होती है जिसमें हम प्लेट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, पिन लोडेड जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो सेलेक्टराइज मशीन्स कहलाती हैं। दूसरी प्लेट लोडेड मशीन्स हैं, ठीक है। फिर प्लेट लोडेड में डिफरेंट किस्में हैं, लेवरेज है, लीनियर है, डिफरेंट है। फिर अब एक टेक्नो जिम दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो टेक्नो अब टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन्स ला रहा है। तो अभी हम लास्ट टाइम फीबो में भी गए थे, तो वहाँ पे सारी टेक्नो की जो मशीन्स है ना वो कंप्यूटराइज्ड हैं, मतलब उसमें कोई आपको ना पिन सेलेक्ट करनी है, ना आपने लेवर अपना सेट करना है, कुछ भी नहीं करना। आपकी एक आईडी बन जाती है, वॉच मिल जाती है आपको, आप जाके स्क्रीन पे उसको स्कैन करते हैं, ठीक है। एक दफ़ा आपने अपने सारे डाटा डाल देना है उसमें, वो आपसे सवाल पूछेगा, आपने डाटा डालना है, फिर वो कहेगा एक्सरसाइज करो, वो आपकी रेंज ऑफ मोशन चेक कर लेता है, मतलब लेवर किस हाइट पे होने चाहिए वो खुद चेक कर लेता है। फिर जब भी आप स्कैन करेंगे, लेवर सीट्स खुद ही अपनी जगह पे आ जाएंगे, आप सिर्फ बैठेंगे और ट्रेन करेंगे। और वो एयरडाइन मशीन्स होती हैं, उसमें तीसरी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है उन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन्स उसके अंदर लगाई गई हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के साथ इंटीग्रेटेड हैं, और वो सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन्स हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट फील देती हैं आपको, तो वो न्यूमेटिक मशीन्स भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हम बहुत बैक एंड हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर आ रहा है, तो यहाँ 2 किस्म की मशीनें, एक प्लेट लोडेड है, एक सेलेक्टराइज है। सेलेक्टराइज में फिर एक साइंस है जो कि लोग जिसको निगलेक्ट करते हैं या एक्सपोजर नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं कि यार लाइफ फिटनेस और जो बड़े बड़े हम नाम ले रहे होते हैं कि उसकी मशीन बहुत स्मूथ है, वो स्मूथ होने की वजह एक तो उसमें पुली रेशो सिस्टम बहुत डिफरेंट होता है। रेशो सिस्टम क्या होता है, हमारा फर्ज करें 100 kg का स्टैक लगा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहे होंगे 2 वायर दिख रहे हैं, आपको 2 वायर एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो 2 वायर की इसमें वजह है, एक वायर खींचेंगे तो 2:1 रेशो है, 2 वायर एक साथ खींचेंगे, इसका अटैचमेंट आती है, मिल जाती है, एक साथ खींचेंगे तो ये 1:1 रेशो है, ठीक है। तो 1:1 रेशो क्या होता है, 2:1 रेशो क्या होता है, 3:1, 4:1, ये सब आते हैं मशीन्स के अंदर। तो अगर फर्ज करें 100 kg का वेट स्टैक लगा हुआ है और 1:1 रेशो है, तो आपको 100 kg आउटपुट मिलेगा, अगर 2:1 रेशो है तो 50 kg आउटपुट मिलेगा आपको, उसका हाफ हो गया। 3:1 रेशो हो गया तो थर्ड से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड। मतलब है कि अगर अभी 10 kg लगा हुआ है और मैं एक उठा रहा हूँ तो मुझे 5 kg आउटपुट मिलेगा आपको, और फील भी 5 kg का ही होगा, आपको 10 का नहीं होगा। और दोनों को साथ कर रहा हूँ तो मुझे 10 kg का फील, 10 kg उठा रहे हैं, ठीक है। हर हाथ पे 5 kg उठा रहे हैं, तो लेकिन अगर मिला के खींचेंगे तो फिर 10 kg एक हाथ पे आएगा आपके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बायलेटरल कर रहा हूँ तो मैंने 10 kg कर लिया, मैं यूनिलेटरल करना है तो मुझे एडजस्ट नहीं करना, बस स्टार्ट करना। तो आप डिफरेंट जो सेलेक्टराइज मशीन्स होती हैं उसमें डिफरेंट रेशियोज आते हैं, और लाइफ फिटनेस मशहूर इसलिए कि वो 8:1, 6:1 रेशो पे जाता है। बेसिकली वो एक आम लेमैन जो है, जो जिम बिजनेस के अंदर, मैंने बिजनेस खोला, मैं क्लाइंट लेकर आ रहा हूँ, जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनकी साइकोलॉजी से हमने खेला। उस ब्रांड ने साइकोलॉजी को समझा इंसान की, कि यार इंसान जब ज्यादा वेट उठा के घर जाता है बहुत पंप फील करता है, यार आज तो मैं 100 किलो का वेट लगा के आया हूँ मशीन पे, बड़ा मजा आया यार। लेकिन अगर वो 4:1 रेशो तो वो सिर्फ 25 kg लगा के आया, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिकली हमने उसको इतना मोटिवेट किया कि वो हमारे जिम में ही आएगा, फिर वो कहीं और जाएगा, वहाँ 100 लगाएगा, उससे उठेगा ही नहीं, बोलेगा मशीन खराब है यार, बिजनेस हैक है। तो बोलेगा ये मशीन खराब है, उस जिम की मशीन अच्छी है, मैं 100 किलो लगा लेता हूँ आराम से, वहीं जाएगा वो। तो ये साइकोलॉजिकल, और इसको भी आप कह लें कि
टेक्निक्स हैं, डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट नेचर है, ठीक है। तो एथलीट्स के लिए हमेशा 1:1 रेशो में बनती है। सही है, तो इसलिए जो फंक्शनल ट्रेनर, ये मॉड्यूलर सिस्टम आप देख रहे हैं, ये हमारा 1:1 रेशो और 2:1 रेशो में काम करता है, ठीक है। तो अगर कोई नया है तो वो 2:1 इस्तेमाल कर ले, और कोई एथलीट ट्रेनिंग कर रहा है तो 1:1 कर ले। अच्छा, 1:1 जब यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस कराया तो लोग बोलते हैं यार फंक्शनल ट्रेनर इतना हैवी, मतलब इतना बड़ा स्टैक लगा है, लेकिन कोई मैंने आज तक नहीं देखा 3, 4, 5 प्लेटों से ज्यादा गया उस पे, ठीक है। अगर 1:1 रेशो वाला फंक्शनल ट्रेनर है, वो इसलिए नहीं गया कि वो इस्तेमाल कर रहा है 2:1, 3:1 जिम्स के अंदर, ठीक है, 4:1 इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने जब उसको एक प्लेट पे लिया है तो वो साइकोलॉजिकली डैमेज हो गया। तो वो हमें बोलने, कंप्लेन करने लगा, यार ये तो इतनी हैवी मशीन है, ये तो मुझसे उठ ही नहीं रही, ये तो पुलियां खराब है, मशीन खराब है आपकी। बहुत इम्पोर्टेंट। तो उसने हमें बहुत शुरू में डैमेज किया। हम परेशान हो गए, यार हम क्या गलत कर रहे हैं। फिर हमने पुली को, फिर मैंने स्टडी किया, फिर रेशो स्टडी किए, फिर बहुत सारी डेप्थ में गया। फिर मैंने कहा नहीं यार, फिर मैंने रोग फिटनेस और जो फंक्शनल ट्रेनर्स जो अब मॉड्यूलर सिस्टम बनने लगे हैं, देखिए दुनिया में डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट काम कर रहे हैं। जैसे टेक्नो का मैंने आपको कहा, टेक्नोलॉजी बेस्ड चला गया, ठीक है। अब वो आम मशीन नहीं बनाता, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि एआई इंटीग्रेट कर दिया उन्होंने। और फिर आर्सेनल स्ट्रेंथ वगैरह ये प्लेट लोडेड पे चले गए, ठीक है। फिर जो लाइफ फिटनेस पुराने थे वो पुराने ही रहे, ठीक है। उन्होंने अभी हैमर स्ट्रेंथ को लाइफ फिटनेस ने हायर बाय कर लिया, ठीक है। लेकिन जो लाइफ फिटनेस की अपनी मशीनें थी वो बहुत ओल्ड स्कूल हो चुकी हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में लोग चले गए। तो जो फंक्शनल सिस्टम बनने लगे, मॉड्यूलर सिस्टम बनने लगे, इनके डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो कोविड में और इसी आसपास लॉन्च हुए हैं, बने हैं, ठीक है। तो हम भी उसी टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉन्च किया इसको, ठीक है। तो मॉड्यूलर सिस्टम के जो ब्रांड्स है, जब मैंने उनको रिसर्च किया, उनको पढ़ा, उनके इक्विपमेंट इस्तेमाल किए, तो वो सेम थे। फिर मेरा तसल्ली हुई कि यार 1:1 रेशो सही है, मतलब लोगों को एक्सपोजर नहीं है, हम एक्सपोजर देना है, मशीन खराब नहीं है, ठीक है। तो कम प्लेटें लगा रहे हैं तो इसमें हमारा कोई बुराई नहीं है। आप क्योंकि ट्रेन उस पर करते रहे, मसल आपके डेवलप नहीं है, तो आपको और ज्यादा इंप्रूव करना है, और ज्यादा। हाँ, और अल्फा बेल्स में अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमने स्टार्ट मॉड्यूलर से किया। ये एक बहुत बड़ा हमारा यूएसपी है कि हमने स्टार्ट मॉड्यूलर से किया। हम फिर सेलेक्टराइज मशीन और प्लेट लोडेड मशीन्स भी बनाते हैं हम, और फिर हमने ऑब्स्टिकल कोर्सेज और आउटडोर अरीनाज भी बनाना स्टार्ट किए। तो अल्फा बेल्स अल्हम्दुलिल्लाह वाइड ब्रांड है। मैं तो कहूँगा इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो ऐसा ब्रांड आपको नहीं मिलेगा जो सारी फील्ड्स में काम कर रहा है। मतलब सब ने अपनी कैटेगरीज डिफाइन कर ली हैं, वो अलग अलग बनाने कह सकते हैं कि रिक्रिएशनल ब्रांड है जी। पेडल कोर्ट्स भी बना रहे हैं, पेडल कोर्ट्स वगैरह भी बनाते हैं जी। तो एक रिक्रिएशनल ब्रांड है बेसिकली, जहाँ भी आपको स्पोर्ट्स फिटनेस, मतलब इंसान जहाँ भी मूव करने का सोचे ना, वो अल्फा बेल्स के बारे में बिल्कुल ऐसा है। और कस्टमाइज हम बना के देते हैं, ये एक बहुत बड़ा यूएसपी है हमारा। चलो, थैंक यू सो मच यार, और इट्स बीन अ प्लेजर। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इतना कुछ सीखने को मिलेगा एक सिंपल डिस्प्ले सेंटर से। और अगर 7-8 मशीनों में ये है, तो जब हम 200 मशीनों का सर्वे करेंगे तो फिर क्या हाल होगा? फिर तो मेरे ख्याल से सीरीज बन जाएगी पूरी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जरूर। और आप लोगों से गुजारिश है कि खास तौर पे भाई सिंपल सी बात है कि मैंने इसके साथ काम किया भी है और नहीं भी किया, लेकिन जितना भी काम किया है ना, कि मैंने कुछ सीखा ही है इससे। सही है, मैंने तकरीबन काफ़ी लोगों को मैंने ये कहा है कि भाई यू शुड गो फॉर दी अल्फा बेल्स। मसला सारा ये आता है कि लोग बोलते हैं अल्फा बेल्स महंगे बहुत हैं। तो बात हमने सारी इसमें अभी एक्सप्लोर किया है कि क्यों महंगे होते हैं। क्योंकि WHO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जब आपको कोई मशीन दी जा रही है, क्योंकि इसने मुझे ये भी कहा था कि कुछ लोग इसको ऑप्शन देते हैं कि यार गेज आप कम कर दो, कोई मसला नहीं, आपने मिलियन का बोला ना, हमें 5 लाख में करके दे दो, ये उसको मना कर देता है कि नहीं यार ये हम नहीं कर सकते। और इसी वजह से बहुत सारे ब्रांड से काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक मोडस ऑपरेंडी ये है कि यार पैसे आने चाहिए, उसको रिवर्स इंजीनियर कर दो, ये उसको मना करता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट हिम। और अगर आपकी कोई होम जिम की क्वेरीज हैं तो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट कि सबसे पहले यू शुड कंसिडर अल्फा बेल्स। क्योंकि मसला सारा ये है कि आपके पास अगर एक दीवार भी है ना, तो ही नोज हाउ टू इक्विप दैट वॉल फॉर यू। क्योंकि अगर ये छोटी सी चीज़ मॉड्यूलर सिस्टम में एक ढांचा लगाएगा, उसके बाद फिर ये है कि आप साल में ना इसे 10 चीज़ें ऐड करा लोगे। दैट आई एम वेरी श्योर ऑफ। और यही एक चस्का है इस मॉड्यूलर सिस्टम का, जिसपे शुरू से काम करना शुरू किया, क्योंकि कोविड में बेसिकली ये सारे चैलेंजेस आ रहे थे। और होम जिम में एक बात मैं ऐड करूंगा, देखें कमर्शियल में इंसान जाता है सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के लिए, जिम्स चले गया, जो जिम मुझे पसंद है मैं चला गया, लेकिन मैं अपनी फैमिली को हर वक्त नहीं ले जा सकता। हो सकता है मैं ऑफिस से जा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं सुबह जाता हूँ फिर ऑफिस चला जाता हूँ डायरेक्ट, तो फैमिली को साथ नहीं रख सकता। और हर किसी के पास ड्राइवर नहीं है कि बच्चों को अलग लेके जाए, बेगम को अलग लेके जाए, ठीक है। तो होम जिम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपकी लाइफ
सेविंग भी है और बच्चों की ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छी चीज सही है। बात है। और बाहर मुल्क में ये बहुत पॉपुलर हो रही है क्योंकि आपकी पूरी फैमिली एक साथ ट्रेन कर रही हाँ, होती है। हाँ, आजकल और जरूरी बच्चे नहीं भी है कि देखते हैं गैराज कि हो। मेरे वालिद साहब और वालदा एक साथ ट्रेन करते हुए हाँ, बड़े हुए सही हैं, बात ठीक है, बच्चे आपको देखते हुए बड़े होंगे, वो करेंगे ही करेंगे। सही है। और इसके लिए जरूरी नहीं है आपके पास गैराज हो, इसके लिए जरूरी है आपके पास एक कमरा, कोई भी रूम आप कोई भी रूम हो जिसमें, मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई रूम हो जिसकी 2 दीवारें ऑक्यूपाइड है, 2 दीवारें खाली हैं, तो दीवार पे भी काम हो सकता है। ऐसा ही तो ये सारा सीन है। सो थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू फाद भाई आने के लिए, टाइम निकालने के Yeah, लिए। you're so welcome, and this deserves to be said, and this deserves to be gone out more and more. तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है, कोशिश हम करेंगे कि कुछ सीरीज करें भाई के साथ, भाई अगर हमें टाइम दे सकें और स्पेस दे नहीं, सकें, तो जब तक के लिए इंशाल्लाह मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। थैंक यू।